तो आज के सेशन में दो टॉपिक्स डिस्कस होने वाले हैं। पहला है भृंगराज द्रव्य और सूच्यकर कल्प। तो बेसिकली सिर्फ एक्चुअली दो टॉपिक है, पर ये पहले ही बार हम कल्प डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा बेसिक रसौषधि और कल्प के बारे में भी डिस्कस करना है। तो वैसे तीन टॉपिक है। तो अगर हमें टाइम कम पड़ता है तो हम कल फिर से एक सेशन लेंगे जिसमें जो भी बचा है, कल्प का बेसिक्स बचा है या फिर सूच्यकर बचा है, जो भी बचा है वो हम कल फिर से डिस्कस करेंगे। तो अभी पहले भृंगराज डॉक्टर अक्षय देशमुख मतलब डिस्कस करने के लिए जो बेसिक सिखाने वाले हैं भृंगराज के बारे में। फिर उनको आप क्वेश्चंस पूछ सकते हो। तो लेट्स स्टार्ट। ठीक है। तो आज हम भृंगराज के बारे में बात करेंगे। सभी लोग को ऑडिबल है ना? चैट में एक बार थम्स अप कर लो, सो हमें पता चलेगा सभी लोगों को ऑडिबल है। और क्वेश्चन हम लोग बीच बीच में, ये डिस्कशन है तो हम बीच बीच में क्वेश्चन लेते जाएंगे। सो हमारा डिस्कशन अच्छी तरह से होता जाएगा। तो सबसे पहली बात आती है कि अभी पहली बार हमारा वनस्पति के ऊपर लेक्चर है या हमारा डिस्कशन है। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात आती है कि वनस्पति या द्रव्य सबसे इम्पोर्टेंट है। तो चिकित्सा में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है वो द्रव्य होता है, क्योंकि गुण और कर्म ये द्रव्य के अधीन ही होते हैं। मतलब अगर हमारे पास सही द्रव्य नहीं रहेगा तो हम कितना भी अच्छी तरह से गुण कर्म जानते हो उस द्रव्य के, कुछ भी हो, तो उसका कोई एप्लीकेशन नहीं रह जाता। क्योंकि क्या होता है कि लेट अस से कि हमें भृंगराज ही हम एग्जांपल लेते हैं, अभी भृंगराज के बारे में बात कर रहे हैं कि हमें भृंगराज के सारे श्लोक पूरी तरह से याद है, पर हमें पता ही नहीं कि भृंगराज है क्या। तो भृंगराज कौन सी वनस्पति है? तो बॉटनिकली अगर हम देखेंगे तो इप्लिक्टा अल्बा बोल के एक प्लांट आता है, वो उसे भृंगराज कहते हैं। वैसे ग्रंथ में देखा जाए तो राजनिघंटु ने 3 डिवीजन किए भृंगराज के, नील पीत श्वेत। तो अभी नील भृंगराज ही मोस्टली यूज किया जाता है। जो हमारा इप्लिक्टा अल्बा है वही नील भृंगराज है, वही यूज किया जाता है और वही यूज करना चाहिए। जो मुख्यतः हम लोग फील्ड में देखते हैं, मोस्टली अभी आजकल नहीं होता है क्योंकि बहुत लोग स्प्रे में मोस्टली ये यूज करते हैं कि वीड वीडीसाइड यूज करते हैं तो ये मर जाता है। नहीं तो पुराने टाइम पे गन्ने की खेती में काफी होता था भृंगराज, तो मोस्टली लोग गन्ने की खेती के आसपास वाला कलेक्ट करते थे। तो ये चीज क्लियर कर लो कि भृंगराज कौन सा होना चाहिए। तो भृंगराज हमेशा इप्लिप्टा अल्बा होना चाहिए, जिसे हम भृंगराज कहते हैं। कुछ लोगों का मत है कि एक विडालिया नाम का भी एक वीड है, उसे भी लोग भृंगराज कहते हैं। उसे पीत भृंगराज बोल के कहते हैं। पर गुणात्मक देखा जाए तो अब हम किसी भी वनस्पति को कैसे कहेंगे कि ये भृंगराज है या ये XYZ वनस्पति है? तो हम उसे गुणों के आधार पे ही कहेंगे कि उसका हमें जो कर्म अपेक्षित है, तो वो कर्म अगर हमें उस वनस्पति में दिखाई देता है तो उस वनस्पति को वो संज्ञा दी जाती है। क्योंकि ग्रंथ में आप देखोगे कहीं पे भी ये मेंशन नहीं है कि ये बॉटनी स्पीशीज का या ये फैमिली का प्लांट है, ऐसा कहीं पे लिखा नहीं रहता। ग्रंथ में पर्यायवाची शब्द रहते हैं, जिसके हिसाब से हम लोग उसका अंदाज लगाने की कोशिश करते हैं, रिलेट करने की कि ये कौन सी वनस्पति होगी। तो आइडेंटिफिकेशन इंपॉर्टेंट है भृंगराज का। फिर अब भृंगराज का यूज, तो सभी लोग अभी हम लोग भृंगराज यूज करते हैं। तो मतलब मुझे लगता है कि आयुर्वेद में वनस्पतियों में सबसे फेमस वनस्पतियों में कोई होगा तो शतावरी होगा और उसके बाद भृंगराज होगा, क्योंकि ऑयल इंडस्ट्री ने और शैम्पू इंडस्ट्री ने इसको काफी फेमस किया। पर भृंगराज आप देखोगे कि भृंगराज पूरी तरह से ग्रंथ में हर जगह पे जो आया हुआ है वो आर्द्र फॉर्म में ही आया हुआ है कि आर्द्र यूज करना है। कुछ वनस्पतियां शुष्क यूज करने के लिए कही गई है, कुछ पुरान यूज करने के लिए कही है। जैसे आप देखोगे पुराना वनस्पतियां कौन कौन सी करनी है, तो पिंपली जो है वो पुरानी यूज करने के लिए कही गई है। फिर शुष्क फॉर्म में कुछ वनस्पतियां यूज करने के लिए कही गई है, या पक्व पूरी तरह से पका के सुखा हुई, जैसे हरितकी जो है वो आर्द्र फॉर्म में, शुष्क फॉर्म में, और पूर्व पक्व और अपक्व, मतलब बिना पकी हुई जो हरितकी होती है और सुखाते हैं उसे हम बाल हरितकी कहते हैं। या पूरी पकी हुई हरितकी गोल्डन कलर के सूख के जो आती है उसे हम सुरवारी हिरडा या गोल्डन हरितकी कहते हैं। तो ऐसे भृंगराज ग्रंथ में कहीं पे भी सूखा हुआ इस्तेमाल करने का नहीं आया हुआ।
हर जगह पे आर्द्र यूज कीजिए, आर्द्र यूज कीजिए ऐसा लिखा हुआ है। तो इसका पॉइंट कहाँ पे आता है कि आर्द्र ही यूज करना है, कि अभी लिखा हुआ है शुष्क और आर्द्र में फर्क क्या आता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आर्द्र जहाँ पे लिखा होता है तो वहां पे ग्रंथकार को अपेक्षित होता है कि उस वनस्पति को सद्य निकाल के यूज किया गया है। तो फर्क क्या हो जाता है कि शुष्क करेंगे और आर्द्र करेंगे तो ये बहुत बड़ा डिबेट का टॉपिक है वैसे देखा जाए तो, कि शुष्क करने से क्या हो जाता है। क्योंकि क्या है ना कि जब हम कोई भी वनस्पति सुखाते हैं तो उसका कॉम्पोजिशन बहुत सारा बदल जाता है, क्योंकि उसमें जो एल्कोलॉइड्स होते हैं या कुछ भी कंपाउंड्स होते हैं वो बहुत से चेंजेस आ जाते हैं। तो शायद इसीलिए ग्रंथकार को उस जमाने में वो चीजें प्रूव करने के तरीके नहीं थे, पर उन्हें ये फॉर श्योर पता था कि यार भृंगराज जैसी वनस्पति को आर्द्र फॉर्म में यूज करेंगे तो अच्छा रिजल्ट आएगा। तो भृंगराज हम यूज कहाँ पे करते हैं? तो सबको पता है कि भृंगराज यूज करने का सबसे फेमस जगह जो है वो है कि केश रंजन के लिए सबसे ज्यादा यूज होने वाली कोई वनस्पति होगी तो मुझे लगता है वो भृंगराज ही होगी। महाभृंगराज तेल, माका तेल, माका ऑयल, भृंगराज ऑयल, ऐसा बहुत से मार्केट में प्रोडक्ट आते भी है उसके। पर अगर हम अच्छी तरह से ग्रंथ में जाके देखेंगे तो भृंगराज का ग्रंथ में केश रंजन के लिए एक ही दो जगह पे रेफरेंस आता है कि रंजन करने के लिए। पर उसका मुख्यतः इस्तेमाल अगर हम अभी मैं एक वनस्पति को पढ़ना कैसा है एक भृंगराज के एग्जाम्पल से हम देखेंगे कि एक वनस्पति को कैसा देखना चाहिए। तो आप अगर भृंगराज को देखोगे तो तिक्त रसात्मक द्रव्य है ये, अगर हम रसों के हिसाब से तिक्त कषाय। अब तिक्त कषाय अगर एक कोई द्रव्य है और उसका वीर्य उष्ण है और गुणों में रुक्ष गुण वाली है, तो ये द्रव्य एक अजीब कॉम्बिनेशन का दिखाई देता है कि यार तिक्त है, कषाय है, रुक्ष है और उष्ण है। मोस्टली तिक्त कषाय शीत होता है, तिक्त कषाय उष्ण बहुत कम होते हैं। और रुक्ष गुण तो होता है, तिक्त कषाय होता है तो रुक्ष होता ही है। तो ये कौन से संप्राप्ति में काम करेगा? तो लॉजिकली जाएंगे तो हमें पता चलता है कि कफ वात पे जा रहा है। कफ वात पे जा रहा है मतलब क्या हो रहा है? तो कफ में कहाँ पे जा रहा है और वात में कहाँ पे जा रहा है? हॅलो, आवाज येतोय मला? हो हो. हेलो, हाँ हाँ, कॉल आला होता। हाँ, तो हम कहाँ पे थे कि कफ वात में कहाँ पे जाता है? तो कफ का आप देखोगे तो रुक्ष और उष्ण के कारण कफ का स्निग्ध गुण पे इसका मेन कर्म है, और वात पे ये उष्ण गुण से काम करेगा। तो अगर कोई वात का पेशेंट, वातज व्याधि का पेशेंट आ रहा है और उसको उष्ण गुण की अपेक्षा है और रुक्ष गुण की अपेक्षा है, तो उसमें भृंगराज हम यूज कर सकते हैं। पर अगर उसमें रुक्षता की ज्यादा संप्राप्ति है कि रुक्ष गुण ज्यादा बढ़ा हुआ है, तो वहां पे भृंगराज जैसा द्रव्य यूज करेंगे तो उससे हमें दिक्कत हो सकती है। तो कोशिश करनी चाहिए कि भृंगराज ये उष्ण गुण प्रधान है। अब प्रधान होता है गुण मतलब क्या है कि मतलब कोई भी वीर्य है तो उसकी तरतमता होती है। मतलब मैं जितना भी आज तक सीखा हूँ, तरतमता क्या होती है ये समझना चाहिए। तो तरतमता एक लैडर की तरह है, कि जैसे अभी हम उष्ण गुण में देखेंगे तो आयुर्वेद में सबसे उष्ण द्रव्यों में भल्लातक जैसा द्रव्य आएगा जो लेवल 10 पे होगा। और उसी में उष्ण गुण में जो सबसे निचले लेवल पे कोई द्रव्य आएगा तो वो लेवल 5 पे होगा। 5 से नीचे जो लैडर आती है वो शीत द्रव्यों की आती है। तो मीडिएटर नाग केशर जैसा अनुष्ण द्रव्य जिसे कहते हैं, नाग केशर को अनुष्ण मतलब उष्ण भी नहीं है शीत भी नहीं है, तो 5 पे कहीं पे आ रहा है। तो भल्लातक जैसा 10 पे भृंगराज है क्या? तो नहीं है। और नागकेशर जैसा 5 पे है क्या? तो नहीं है। तो कहाँ पे आएगा? कहीं 6-7 के बीच में उष्ण आ रहा है। तो इसका उष्ण गुण अभी हम सोचेंगे कि कैसे वात कफज व्याधि में यूज करना है। तो वात कफज में स्पेसिफिकली देखा जाए तो कौन कौन सी व्याधियां इसकी फलश्रुति में आती है? तो सबसे पहले जो फेमस वाली हमने सभी ने सुनी हुई है भृंगराज की, तो खालित्य पालित्य। तो पित्तज खालित्य पालित्य में भृंगराज का कोई रोल नहीं है, कोई भी रोल नहीं है। हमें अगर पेशेंट आया है पित्त प्रधान खालित्य पालित्य है
तो उसमें भृंगराज का बहुत रेयरली यूज करना चाहिए। वहां पे भृंगराज की जगह ब्राह्मी जैसी वनस्पति जो खुद केश्य है, या जटामांसी जैसी वनस्पति जो केश्य है। केश्य क्या है ना, बहुत सी निर्गुंडी खुद केश्य है। तो बहुत सी वनस्पतियां केश्य है, पर कौन सी वनस्पति कैसे केश्य काम करेगी वो समझना इंपॉर्टेंट है। तो भृंगराज केश्य कफवात संप्राप्ति में आ रहा है, तो अवरोधात्मक संप्राप्ति जहाँ पे होती है वहां पे भृंगराज का मोस्टली नस्य दिया जाए या अभ्यंतर पान में दिया जाए स्वरस फॉर्म में, तो इसका ज्यादा अच्छा काम हो सकता है। या फिर अगर भृंगराज का आसव बनाया जाए, हम अरिष्ट नहीं कह रहे, आसव कह रहा हूं मैं। आसव मतलब भृंगराज का स्वरस है, उसमें हमने संधानीय द्रव्य डाल दिए, कुछ गुड़ जैसी संधानीय मधुर द्रव्य डाल दिया और उसका असर सिद्ध किया, तो शायद वो हमें रिजल्ट मिलेगा जो अपेक्षित है। क्वात करने से भृंगराज के वो चीज नहीं मिलेगी। और अब इसकी व्याधि देखेंगे तो सुश्रुत चरक इसको ज्यादा करके काश श्वास नेत्र रोग में ज्यादा यूज करने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखा जाए तो बहुत ही कम लोग इसको काश श्वास में यूज करने का सोचते भी है, क्योंकि सभी लोगों को भृंगराज सूझता है तो बस यही सोचता है कि अरे हेयर फॉल के बाद स्किन का कुछ तो यही सूझ रहा है। तो काश श्वास, शित्र, कुष्ठ, नेत्र रोग, तो ये सोच के ध्यान में आता है कि अरे ये धातुगत कहाँ पे जा रहा है। तो धातुगत अगर आप देखोगे इसको तो रसवह धातु पे, फिर मज्जा शुक्र पे जाता है और थोड़ा बहुत मांस पे जाता है। इसके गुण अगर ठीक से देखा जाए तो अस्थि पे इसका कोई रोल नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि रोल नहीं है, क्योंकि अस्थि का ही उपधातु केश है। डायरेक्ट रोल नहीं कि अस्थि पे ये सीधा काम करके बालों के लिए कुछ तो करेगा, जैसे दूध जैसा जो पदार्थ है, या फिर अस्थि पे जाने वाले कोई और द्रव्य है, तिक्त क्षीर बस्ती जैसे है, तो सीधे अस्थि व धातु पे काम करते हैं। इसका वैसा रोल नहीं है। ये अ, कफ का हरण करके या मज्जा का पोषण करके फिर अस्थि का पोषण करके खलिकोपत न्याय से उस तरह से ये काम करने वाली चीज है भृंगराज की। काश श्वास में देखा जाए तो काश श्वास में कौन सा, तो कफज काश में मधु के साथ आया ही हुआ है भृंगराज, और फिर श्वास में भी आया हुआ है। अब रसायन लिखा हुआ है इसके ऊपर कि आप देखोगे कि यार भृंगराज रसायन लिखा हुआ है, तो अब रसायन कर्म कैसे करेगा। मतलब हर चौथी वनस्पति, पांचवी वनस्पति रसायन लिखी होती है। कि आयुर्वेद में देखा जाए तो ये जो 30-40 वनस्पतियां रसायन लिखी जाती है, क्या हर वनस्पति लिखी है रसायन इसलिए दे दो। अमृता भी रसायन है, शतावरी भी रसायन है, भृंगराज भी रसायन है, अम्लकी भी रसायन है, हरितकी भी रसायन है, तो सब रसायन है तो दे दो बस रसायन कर्म हो जाएगा, ऐसा है क्या। तो ऐसा नहीं है। रसायन कर्म कैसे होगा ये इंपॉर्टेंट है। तो रसायन के 3 पाथवे होते हैं, हम बोल सकते हैं जिसे। एक जो होता है वो धातु अग्नि का स्वयं बढ़ा के काम करने वाला पाथवे होता है, कि डायरेक्ट धातु अग्नि को बढ़ाएगा। दूसरा पाथवे होता है डायरेक्ट ब्रूहन करेगा, जैसे शतावरी जैसी द्रव्य जो धातु अग्नि का वर्धन करके और ब्रूहन करके 2 पाथवे को फॉलो करती है। और तीसरा जो होता है वो अवरोध को हटा के भल्ला तक जैसा द्रव्य जो अवरोध को हटाएगा और धातु अग्नि का वर्धन करेगा। तो अब अगर इसे मैथमेटिकली, मैं हमेशा कहता हूँ कि रसायन कर्म को या कोई भी आयुर्वेदिक कर्म को मैथमेटिकली देखने की कोशिश करो, कि मैथ्स के हिसाब से कि 10 धातु है मेरे पास, 10, लेट अस से 10 नंबर में हम पकड़ लेते हैं, जिसमें से 7 धातु हमारे जो है वो अच्छे धातु है, या उसे कह सकते हैं कि बल उनका अच्छा है, और 3 धातु थोड़े से गुणात्मक कम है। तो हम कोई रसायन सेवन चालू करेंगे, मतलब कोई भी XYZ रसायन उस व्यक्ति के प्रकृति के हिसाब से, तो वो सबसे पहले क्या करेगा वो रसायन, तो वो जो 3 धातु बलवान नहीं है, या जो 3 धातु जो है जिनका खुद का अग्नि अच्छा नहीं है, तो उस पे वो काम करेगा। या फिर उन तन धातुओं तक अगर अवरोध है और उस तक वो पोषण नहीं पहुंच रहा तो उसका अवरोध हटाएगा, और फिर उनको नया बनाएगा, मतलब ब्रूहन करेगा उनका। तो यहाँ पे भृंगराज देखोगे तो वाग्भट ने जैसे बोला है कि भृंगराज का सुबह रोज स्वरस सेवन करके जो व्यक्ति दूध और दूध के पदार्थ खाता है उसका आयु वर्धन हो जाता है, वीर्य का वर्धन होता है, बल प्रदान करता है। तो ये अवरोधात्मक संप्राप्ति और धातु वर्धन करके है। मतलब अगर आप भृंगराज दोगे और आप सोचोगे कि पेशेंट का 3 महीने बाद या 1.5 महीने बाद, 1 महीने बाद वजन बढ़ेगा, तो ये अपेक्षित नहीं है। रादर इस आहार पे रहेगा तो पेशेंट का वजन घटने ही वाला है या स्टेबल रहने वाला है। जैसे च्यवनप्राश रसायन खाने से अग्नि अच्छा बढ़ जाता है, पेशेंट को काफी भूख लग जाती है, इसमें अवरोध हट के अग्नि बढ़ेगा, और इसमें धातु का
बल बढ़ेगा, ना कि धातु का स्वयं धातु बढ़ेंगे। तो ये चीज समझनी चाहिए। और फिर सूत्र में भी भृंगराज आया हुआ है, तो सूत्र में भृंगराज आया हुआ है तो अभी सूत्र हम सोचते हैं तो अभी हमेशा हमारे दिमाग में यही रहता है कि सूत्र है तो चलो सूत्रों में क्या करेंगे, बाकुची का कुछ तो दे देंगे, बाकुची लगाने से पेशेंट का कुछ मेलेनिंग हो जाएगा, स्किन हो जाएगा, और उसके बाद हम चिकित्सा करेंगे। पर सूत्र हमेशा वैसे नहीं होता। सूत्र में यहाँ पे स्पेसिफिक एक योग आया हुआ है कि भृंगराज का लेप लगाना है। भृंगराज का क्या करना है, भृंगराज, कच्चे भृंगराज को तेल में डाल के आदित्य पाक करना, उसका लेप करना है, और पेशेंट को विजय सार का दूध के साथ पान देना है। तो ये सब पढ़ के ये समझ में आता है कि ये सारा कफवात संप्राप्ति वाले सूत्र के लिए है। पित्त प्रधान कोई सूत्र है जिसकी संप्राप्ति में पित्त का, वैसे सूत्र देखा जाए तो त्रिदोषात्मक ही होता है, पर उसमें धातु दोषों की प्रधानता देखी जाए तो उसमें पित्त कफज के लिए, वात कफज के लिए ही भृंगराज और ये वाला कॉम्बिनेशन आया हुआ है। अब कुछ इस बारे में और कुछ डिस्कस करना है तो सब लोग अभी धीरे धीरे बात कर सकते हैं। हेलो मल्ला। हाँ, किसी को अभी डाउट्स पूछते हैं भृंगराज के बारे में, कुछ अलग पॉइंट बताना है, तो अपना माइक अनम्यूट करके पूछो, ताकि ऑडियो में रिकॉर्डिंग भी आएगा। चैट पे मत पूछो। किसी को कुछ डाउट नहीं होगा तो हम आगे सूचेकर पे शिफ्ट हो सकते हैं, अगर अक्षय को कुछ और शेयर करना नहीं हो तो। तो अभी हम डिस्कशन पे रखते हैं। मैंने सोचा था कि 10-5 मिनट हम डिस्कस करेंगे। कैसा है, क्योंकि एक तरफ से मैं बोलते जाऊंगा तो बोलते ही चला जाऊंगा। तो ये क्या है कि ये वनस्पति को पढ़ना या वनस्पति को समझना, ये जो है ना, ये चीज हमेशा फील्ड और डिस्कशन से ज्यादा, मतलब तद्वित संभाषा से ही डेवलप होती है। क्योंकि बस बिल्कुल श्लोक, बिल्कुल। हाँ श्लोक याद कर लिया तो उससे उतना अच्छी तरह से प्रभाव नहीं हो पाता, क्योंकि श्लोक से ऑफकोर्स श्लोक याद करना हमेशा टू द पॉइंट सबसे अच्छी चीज होती है, पर किसी वनस्पति को समझने के लिए उसको उतना बार उसका सराव होना चाहिए। किसी को कोई डाउट है? सर, आरोग्यवर्धिनीमध्ये हम्म कसा विचार करावा? हा, आता मला तू पण जॉईन हम्म। करू शकतो डायलॉगला। तो आरोग्यवर्धिनीमध्ये कसं आहे ना, माक्याची भावना आहे बघ। हिंदी हिंदी अक्षय। हाँ 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 हाँ। आरोग्यवर्धिनी में आप देखोगे ना, अभी सुचेकर है, आरोग्यवर्धिनी है, इनमें माका की भावना, भृंगराज की भावना होती है। तो सबसे पहले भावना होती है, तो अभी आप देखोगे कि हर जगह पे क्वात करके भावना दी जाती है। तो सबसे पहली चीज, निम्ब और आरोग्यवर्धिनी दोनों में, आरोग्यवर्धिनी में निम्ब और भृंगराज इन दोनों की भावना है। तो नहीं नहीं, ये सिर्फ द्रव्य, निम्बक है। हाँ सिर्फ निम्ब की भावना है, और भृंगराज ये द्रव्य है। तो ये जो भृंगराज जैसा द्रव्य है, ये यकृत उत्तेजक है। तो ये यकृत पे ज्यादा कर्म करता है, कि मतलब ये अभी आप अम्ल पित्त में आप देखोगे, शारंदर ने अम्ल पित्त में भृंगराज का इस्तेमाल बताया है। तो ये अम्ल पित्त में ऐसे काम नहीं करेगा कि अम्ल पित्त में विदाह को कम करेगा, कि आप सोचोगे कि भृंगराज को दे दिया तो विदाह कम करेगा, जैसे उशीर जैसा द्रव्य। तो ये ऐसा नहीं काम करता। ये अगर निराम साम पित्त है जिसका द्रव अंश बढ़ा हुआ है, साम पित्त जिसका द्रव अंश बढ़ा हुआ है, और उसमें भी उसकी खुद की पित्त की अग्नि कम है, तो उस अवस्था में भृंगराज यूज करने का इम्पॉर्टंट है। मल्ला तुला काय ऍड करायचं आहे याच्यात? मुझे एग्जैक्टली क्वेश्चन ही समझ नहीं आया, किसने पूछा था? आशा? येस सर. ते ऍज हाँ अ क्या? भावना द्रव्य कसा इफेक्ट करतं, किंवा आपण कोणत्या संपृक्तीमध्ये अजून विचार करून वापरू शकतो असं विचारायचं होतं. ओके. सो बेसिकली भावनाचा दोन प्रकारे विचार केलेला आहे. एक म्हणजे वृद्ध वैद्य परंपरेत, सॉरी, वृद्ध वैद्य परंपरा में भावना ये कामित्व के लिए दी जाती है, ऐसा काफी वैद्यों का मानना है। ये पहली बात है। दूसरी बात ऐसी है कि कोई भी अगर आप दवाई बना रहे हो, रसकल्प हो या काष्ठौषधि कल्प हो, तो भावना ही ऐसी एक चीज है जिसका इंटरेक्शन सबके साथ काफी ज्यादा टाइम तक हो रहा है।
मतलब आप चार चूर्ण जो पूड़ी में या खल में एकत्रित करके हर पेशेंट को देते हो, वो बस आप यूनिफॉर्म मिक्सचर होने के लिए उसको खल में घोटते हो या चम्मच से मिक्स करके दे देते हो। पर भावना जो द्रव भाग से दी जाती है, तो उसका इंटरेक्शन सभी चीजों पे होता है, इसलिए वो शायद गामित्व पे ज्यादा काम करने के लिए भावना द्रव्य को चूज किया जाता है, ऐसा बहुत लोगों का मानना है। और दूसरी बात, भावना ही है एक ऐसी चीज है जो द्रव स्वरूप है, खुद पारद छोड़ दिया तो। रसकल्पों में और काष्ठौषधि के कल्पों में तो सिर्फ भावना ही द्रव स्वरूप रहती है। तो द्रव धातु पे जो काम अपेक्षित है उस कल्प का, द्रव धातु यानी जल महाभूत पे, तो उस हिसाब से भावना द्रव्य की क्या एक्शन होती है शरीर में जाके द्रव धातु पे, उस हिसाब से भी सोच सकते हैं। तो इसमें क्या है, थोड़ा सा कल्प का जो बेसिक्स है ना, कल्प कैसे बनते हैं, क्या सोच है, स्पेशली रसशास्त्र की क्या सोच है, उसमें मैं थोड़ा बताने वाला था सोच से करके स्टार्टिंग में, कि बेसिकली पहले तो आपको रसशास्त्र में क्वेश्चन ये आना चाहिए कि पारद ही क्यों बेच लिया है सब चीजों का। तो किसी को इस पे, किसी ने सोचा है इस बारे में? सोचा होगा तो बताओ। अरे बोला बोला। बोलो, शर्माओ मत। हम लोग डिस्कस करने आए हैं यहाँ पे। अगर हम डिस्कस नहीं करेंगे तो फिर लेक्चर लेक्चर होता जाएगा ये। पारद ही क्यों बेच लिया है? बहुत विष, विष बहुत है, वनस्पतिज विष है, प्राणीज विष है, खनिज विष है, रसायन द्रव्य भी बहुत है, तीनों कैटेगरीज में, तो पारद ही क्यों बेच लिया है सबका? नहीं सोचा है लगता अभी तक। अच्छा, तो बेसिकली दो चीजें हैं उसमें, एक थोड़ा मतलब फिलोसॉफिकल और आध्यात्मिक वो एस्पेक्ट है, वो सबको पता है, शिव वीर्य वाली पारद के ओरिजिन की थियरी। तो वो छोड़ के अगर हम दो द्रव्य गुण के हिसाब से सोचेंगे, तो पारद, पहले तो हमें शीघ्र चिकित्सा के लिए विष चाहिए, क्योंकि आशुकारी और व्यवायी, मतलब व्यवायी और विकासी, ये दो गुण सभी विषयों में कॉमन है। उसमें से बहुत लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि व्यवायी विकासी हम एक साथ ऐसे पैर में बोल देते हैं, पर व्यवायी और विकासी में अंतर क्या है, ये किसी को पता होगा तो बताओ। किसी को पता है अंतर क्या है व्यवायी और विकासी में? आशा? अं, म्हणजे असं एक्झॅक्ट नाही, पण पचन होता पूर्ण शरीरामध्ये पसरते, तो एक पॉइंट. आणि वो विकासी है या व्यवायी है? वो व्यवाही है सर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. एग्जैक्टली exactly. फिर विकासी क्या है? किसी को पता है विकासी का क्या मतलब है, विकासी गुण क्या करता है शरीर में? तो बेसिकली ऐसा है, बिना पचे सभी शरीर के धातुओं तक, सूक्ष्म स्रोतों तक पहुंचना, ये वैवाहिक गुण से होता है। और विकासी गुण का डेफिनेशन ही ये है जो सूक्ष्म स्रोतों में, मतलब सूक्ष्म स्रोतों तक जाके ओज का नाश करे, वो विकासी। तो विकासी गुण सबसे, मतलब विष का मेन गुण विकासी होने के कारण विष खाने के तुरंत बाद हमें बलक्षय, ओजक्षय और सब वो लक्षण दिखते हैं, वो विकासी गुण के कारण है। तो बेसिकली ये दो चीजों का अगर हमने सिर्फ टारगेटिंग के लिए और अग्नि, बिना अग्नि का यूज किए सब शरीर में फैलने के लिए यूज किया, तो हम इस चिकित्सा में सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो बेसिकली उन ऐसा द्रव्य चाहिए जो वैवाहिक विकासी भी हो, और जिसको कोई भी डायरेक्शन दी जाए कि सिर्फ रस धातु पे काम करना है, सिर्फ एक दोष पे काम करना है, सिर्फ शुक्र पे काम करना है, तो ऐसा द्रव्य होने के लिए उस द्रव्य को, मतलब जैसे आजकल बोलते हैं एकदम डेमोक्रेटिक सेक्युलरिज्म टाइप, उसको सभी रस इक्वल होने चाहिए, उसमें सभी महाभूत इक्वल होने चाहिए। तो जैसे हरितकी पंचरसात्मक है, अलवणा है, पारद षड रसात्मक है।
तो आप अभी बोलोगे सिर्फ पारद ही षड्रसात्मक है क्या, तो ऐसी बात नहीं है, षड्रसात्मक द्रव्य बहुत है। पर सभी द्रव्यों में कोई ना कोई रस प्रधान रहता है। अगेन जैसे अक्षय ने बोला, तरतम भाव का सिद्धांत है इसमें। पारद में सभी रस इक्वली वीर्यवान है। तो उसको आप जिसके साथ मिलाओगे, जिसकी भावना दोगे, जिस चूर्ण के साथ मिलाओगे, जैसे संस्कार करोगे, वो उस जगह पे जाके ज्यादा काम करेगा। और जो इंग्रेडिएंट्स आप उसमें डाल रहे हो, उनका वो व्यवहार विकासी गुण से उनको बिना पचाए उनका काम करके देगा आपको। तो इसीलिए रसशास्त्र में पारद को बेच लिया है, क्योंकि एक ही ऐसी चीज है जो रसायन होके सब षड्रस सेम वीर्य के होके भी विषय है। क्लियर है सबको? तो इसमें देखा जाए तो भारत बीएमएस के जैसा है। अगर आयुर्वेद सीख लिया तो आयुर्वेद की तरफ अच्छा कर लेता है, मॉडर्न सीख लिया तो मॉडर्न की तरफ अच्छा कर लेता है। मतलब अगर उसको विषारी द्रव्यों की भावना दी जाए तो ज्यादा विषय का गामी तो बढ़ाएगा। बिल्कुल। हम्म। हाँ, तो बेसिकली अभी इस एंगल से आप सोचोगे तो पारद का वीर्य बढ़ाने वाली और विषाक्तता कम करने वाली सिर्फ गंधक जैसी जो चीज है, वो सभी कल्पों में आती है। कुछ गिने चुने कल्प छोड़ के जिसमें निर्गंध मूर्छना है पारद की। तो पारद और गंधक के कॉम्बिनेशन आता है, क्योंकि उससे पारद के अच्छे गुण जो हमें चाहिए वो बढ़ते हैं और विष के गुण कम होते हैं। तो अभी पारद और गंधक छोड़ के आप अगर हर एक कल्प को देखोगे कि वो कैसे बनाया गया है, तो आप पारद को अभी पारद को कहाँ लेके जाके क्या काम करना है, इस हिसाब से आप कल्प को पढ़ोगे तो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा कि यहाँ क्या क्या हो रहा है। तो जैसे अभी सूत्रशेखर में भृंगराज की भावना है, भृंगराज अभी अक्षय ने सिखाया आपको। तो भृंगराज में सभी ग्रंथों में आप देखोगे तो काश्वास, पांडु, केश्य और नेत्र, ये तीन चार गुण सभी में कॉमन है। सभी ग्रंथकारों ने ये तीन चार गुण ही कॉमन बताए। तो अभी काश्वास की संप्राप्ति तो सेम ही है, वो बस अलग अलग अवस्था है थोड़ी सी कि कहीं तो कफ का अवरोध है, वायु प्रतिलोम हुआ है और काश या फिर श्वास कर रहा है। इक्का में भी वही संप्राप्ति रहती है। अब दूसरा व्याधि जो है पांडु, पांडु में क्या है कि मेनली रस और रक्त धातु की दृष्टि है। और वो भी उसका एक यूनिक हेतु बताया गया है कि विदग्ध अन्न जब होता है तब इंसान अगर व्यायाम आदि कर्म करे जिससे दोष कोष्ठ से शाखा इत्यादि में जाते हैं, तो पांडु होता है। जैसे स्निग्ध अन्न खा के व्यायाम किया तो आमवात होता है, वैसे विदग्ध अन्न की अवस्था में व्यायाम किया तो पांडु होता है। तो बेसिकली क्या है कि जब पित्त का द्रव गुण बढ़ के अम्ल पित्त जैसी अवस्था है, एक तो अम्ल पित्त व्याधि है या फिर अम्ल पित्त जैसी अवस्था हो चुकी है उस टाइप के हेतु सेवन करके, और फिर वो दोष अगर शाखागत हो जाए, स्पेशली रस और रक्तगत हो जाए, तो पांडु जैसी अवस्था निर्माण होती है। तो पांडु में पित्त के द्रव गुण को कम करके उसको शरीर से निकालना, ये चिकित्सा है। अब पांडु के हेतु और ये अगर आप सेवन करते रहोगे तो आपको पांडु के बाद कामला होने वाली है। और अगर पांडु के बाद ही कामला होती है तो भृंगराज में कामला भी आना चाहिए था फलश्रुति में। पर ऐसी बात नहीं है, कामला में उष्ण गुण बढ़ के पूरा शरीर का दाह होके तब जल जाता है रस और रक्त धातु, तब जाके कामला होती है। तो उस अवस्था में ये जो भृंगराज है जो रुक्ष वात कफग्न और उष्ण वीर्य का है, वो कोई काम का नहीं है कामला में। तो स्पेसिफिकली अम्ल पित्त और पांडु, विदग्ध पित्त विदग्ध अन्न, इस अवस्था में वो अन्न जो विदग्ध हुआ है वो पेट में रहे या रस धातु में रहे तो भृंगराज काम करेगा। अब इस हिसाब से आप सोचोगे और सूक्ष्मकर को देखोगे तो सभी द्रव्य उसमें वैसे ही है जो पित्त का द्रव गुण कम करते हैं और उष्ण और गुण बढ़ाते हैं उल्टा। सूच्छेखर में सुवर्ण छोड़ के एक भी इंग्रेडिएंट शीत नहीं है, फिर भी वो पित्त की सबसे फेमस दवा है आयुर्वेद की। तो सबसे इस बारे कॉमन। में क्या क्या? सबसे कॉमन यूज की जाने वाली। एग्जैक्टली exactly.
तो हम्म। इस बारे में कोई सोचता नहीं है। कामदुधा जैसी चीज है जिसमें सब शीत द्रव्य है या क्षारीय द्रव्य है, और उसकी भावना भी शीत है। कहीं दुग्ध की भावना है तो कहीं गुलाब पत्र के इसकी भावना है। वैसा सूक्ष्मकर में एक भी शीत द्रव्य नहीं है। उसमें सिर्फ स्वर्ण डाला गया है, जो आपको बनाते टाइम पहले पारद में मिक्स करना है, क्योंकि वो आपके पूरे जो व्याधि अगर देखोगे तो मध्यम मार्ग, मतलब तीन जो मार्ग है रोग मार्ग, उसमें से जो कोष्ठ का अंतर मार्ग है उसमें ही होने वाले व्याधि सिर्फ सूक्ष्मकर के फलश्रुति में दिए गए हैं। मध्यम मार्ग या बाह्य मार्ग का एक भी व्याधि नहीं। तो पूरे जीआई ट्रैक का आप बोल सकते हो, या ज्यादा अप्रोप्रिएट कोष्ठ ये टर्म रहेगा, पूरे कोष्ठ का रसायन करने के लिए उसमें सुवर्ण डाला गया है। वो भी कौन सी अवस्था में? अगर विदग्ध पित्त की अवस्था हो तो। तो कोई भी व्याधि जिसमें विदग्ध पित्त है या द्रव गुण बढ़ के कोई पेट का व्याधि हुआ है, तो आप उसमें सूक्ष्मकर पक्का यूज कर सकते हैं। तो अब आगे बात आती है कि उसमें जो अलग अलग व्याधि दिए हैं कि पंचगुलमान पंचकासन। अ, एक मिनट। हाँ, पंचगुलमान पंचकासन ग्रहण्यामय नाशन, हाँ, वो सब जो दिया है। तो उसमें भी अभी देखो, अधिकार तंत्र कृति, जैसे मैंने पिछले इसमें बताया था कि कोई भी कल्प का अधिकार सबसे इंपॉर्टेंट है। ये अम्ल पित्त अधिकार में दिया हुआ कल्प है तो उसमें तो काम करने ही वाला है। और उसकी अलग सोच कैसी है कि किसी पेशेंट की आप हिस्ट्री ले रहे हो, उसने अगर आपको अम्ल पित्त की हिस्ट्री बताई और आज उस पेशेंट को गुल्म है, ग्रहणी है, ठीक है, अतिसार है, श्वास है, अग्निमांद्य हिक्का, जो भी व्याधि दिए है, वो आज का प्रेजेंटेशन है पर हिस्ट्री अम्ल पित्त की है, तो सूच्छेकर सबसे अच्छा काम करेगा। अगर अम्ल पित्त की हिस्ट्री नहीं है और आज हिक्का है, तो सूच्छेकर काम नहीं करेगा। क्या करेगा? तो वो कफ का अवरोध कम करके, अनुलोमन करके वात का हिक्का कम करेगा, पर वो लॉन्ग टर्म में वो पूरा व्याधि ट्रीट नहीं कर पाएगा। उसके लिए आपको पूरी हिस्ट्री लेके अलग कल्प ढूंढना पड़ेगा, जो ओरिजिनल व्याधि के अधिकार में आया है और उसके फलश्रुति में आज के प्रेजेंटेशन वाला भी व्याधि है। ओके, इसमें किसी को डाउट है कुछ? अभी आप एक काम करते हैं, मैं ऐसे पढ़ाते नहीं बैठूंगा सूच्यकर। आप सूच्यकर को या भृंगराज को लेके और डाउट्स, या फिर अगर आपको कुछ अलग अंडरस्टैंडिंग हुआ है, कुछ अलग सीखा है आपने, तो वो शेयर कीजिए। डाउट होगा तो डाउट पूछिए। नहीं तेरे लेक्चर हो जाएगा ये। एग्जैक्टली। तद्वित संभाषा की जगह ये। मैंने और बेसिक्स बता दिए कि कैसे कल निर्माण होते हैं और कैसे उसको पढ़ना है, कैसे यूज करना है। तसं बघायला गेलं ना, भृंगराज देखा जाए ना, भृंगराज जैसा जो द्रव्य है, उसी की भावना सुच्छेकर को क्यों आई, ये सोचने वाली बात है। मतलब ये सोचते हैं क्या कभी? मतलब सोच में आता है कि यार यही द्रव्य के आरोग्यवर्धिनी को निम्ब की भावना दी गई है, कामदुधा को दुग्ध की भावना दी गई है। मतलब रसशास्त्र में भी ये द्रव्य गुण ढूंढने वाला, मतलब अभी क्या है, द्रव्य गुण का होने के कारण मुझे हर जगह पे द्रव्य गुण ही थोड़ा सा दिखता है। पर फिर भी ये सोचने वाली बात है कि आप सोचना चाहिए कि यार इसको इसी की भावना क्यों दी गई है, या इसका अनुपान यही क्यों है। ऐसा कुछ सोचता है मतलब हम लोग सभी लोग ओपीडी में प्रैक्टिस करते हैं या किसी प्रैक्टिशनर के पास सीखने जाते हैं, तो ये सवाल आता है कि सर इसी को क्यों दिया गया है। मतलब अभी सुच्छेकर का मोस्टली अनुपान क्या देते हैं, अभी कोई बता सकता है? मोस्टली आप जाते हैं तो क्या अनुपान रहता है सुच्छेकर का? अलग अलग क्लिनिक्स में या फिर कॉलेज में, हॉस्पिटल में जो देखा है आपने या फिर खुद यूज करते हो। I have seen it used given along with Guruji Adi Kashayam in case of Amrita. ओके। This Sushekar. ओके। ओके। गुड़ुच्यादी गुड़ुच्चादी कषाय। कषायम कौन सा वाला? Like that is mentioned in Shodhanadi Gana Sangrahini Madhyayama हाँ, Ashtanga शोधनादि Hridayam संग्रह, Sukhastana. yes, अमृतादि ओके कषाय ओके। शोधना।
Yes, yes. हाँ, तो This उसका भी Sushegara गामी को was एक बुरा। given. हम्म। In that Kashayam itself, the Parasthuti is given as Pitta Shleshma Jara Chhardi, Daha Trishnagnam Agnikrit. It is हम्म। so as an Anupana of Sushegara, I have seen Guruji Adi Kashayam is given. ओके, ये पहली बार सुना है मैंने। तो नहीं, पर हमारे जिन सर के पास मैं जाता हूँ, वो सर के यहाँ पे सर अनुपान बहुत सोचते हैं। मुझे लगता है कि एक गलगली सर एक बहुत ज्यादा अनुपान के बारे में सोचता है कि किसी द्रव्य का अनुपान क्या होना चाहिए, या किसी द्रव्य को भावना किस चीज की देनी चाहिए। ये चीजें हम जब सोचते हैं ना, तो इसमें हमेशा दिमाग में ये आता है कि यार ये कैसे हो गया। मतलब ये एग्जाम्पल के लिए देखते हैं कि पलाश, अपना जो वंग भस्म है, उसको बनाने के हम्म। लिए उसका उसको चिंचा की भी भावना दी जाती है, और कहीं कहीं पे पलाश की भी दी जाती है। तो अंगा की फलश्रुति में हम देखते हैं कि कृमिग्न भी है और वृक्ष भी है। तो मेरे दिमाग में ये आता है कि यार ये वृक्ष वाला कर्म जो है ना, वो पलाश के लकड़ी से जब भावित किया जाता है तब ज्यादा अच्छा आता होगा चिंचा से। हाँ, तो वो ये। तो है ही। मतलब हाँ। कोई भी, अगर आप भस्म बना रहे हो या कोई भी कल्प बना रहे हो, तो वो किस चीज के लिए बना रहे हो उसके हिसाब से उसके जो शोधन और मारण के, स्पेशली शोधन के, क्योंकि शोधन में ऑप्शन लिमिटेड रहता है। मारण तो आप किसी भी द्रव्य की भावना देके कर सकते हो अपने हिसाब से। तो हम्म। शोधन उस कर्म के हिसाब से जो शोधन दिए गए हैं उसमें से चूज करके करना है। और एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि जैसे अभी सूक्ष्मकर में जो वनस्पति द्रव्य है, तो चरक कल्प में जो बताया कि उसी द्रव्य को उसी द्रव्य की स्वरस या क्वाथ की भावना देके उसका वीर्य बढ़ा सकते हो। तो अगर आपको दवाई का डोज कम करना है, तो सूक्ष्मकर में जो जो द्रव्य आए हैं उनका जो चूर्ण है वो भावित चूर्ण यूज किया, और उसके ऊपर भृंगराज की भी भावना जो है वो भी बढ़ा दी। मतलब कल्प की भावना भी बढ़ाओ और हर एक द्रव्य को खुद की भावना भी दो, तो उस कल्प की मात्रा और कम 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 होते जाती है। ये भी एक यूनिक पॉइंट ध्यान तो नहीं रखने तो, जैसा है। पर इसमें ऐसा नहीं है कि मल्ला कि ये टेक्निक यूज करने से मतलब ऑफ कोर्स द्रव्य जो है वो ज्यादा बलवान हो जाएगा, पर उसका जो लघुता है वो कहीं पे खोने के चांस। मतलब ये हम स्वभावित जो कल्पना करते हैं कि अभी भृंगराज को, मतलब हम्म। भृंगराज के चूर्ण को भृंगराज के स्वरस की भावना दी जाए, तो हम्म। उसमें गुरु गुण बढ़ने की अपेक्षा ज्यादा हो जाती है। मतलब मेरा ऐसा मानना है कि हम जब कोई भी द्रव्य भावित हाँ, करते हैं। हम्म। वो वैसा इनवर्स रिलेशन ही है ना। मात्रा जितनी हम्म। ज्यादा उतना औषध वीर्यवान और गुरु होना ही चाहिए। हम्म। नहीं तो मात्रा कम करने में फायदा कोई ही क्या है। कोई फायदा ही नहीं है। हम्म। तो एक उड़ुच्चादि कषायम के भी पित्त श्लेष्म ज्वर छर्दी दाह तृष्णाघ्नम अग्निकृत, ये जो फलश्रुति है इसमें भी आप देख सकते हो कि पित्त श्लेष्मा ज्वर छर्दी ये सब में कॉमन कोई सूत्र यानी कि कॉमन कोई पॉइंट है, तो वो यही आता है कि आम और द्रव गुण और गुरु गुण, तो उस पे ही काम करने वाला एक कषाय है। तो ऑब्वियसली ये अनुपान में शिखर का काम बढ़ाएगा। और बोलो बोलो सूत शिखर। सर हम दुग्ध और शर्करा का भी यूज कर सकते हैं क्या अनुपान में? हाँ, कर सकते हैं। अवस्था के ऊपर है ना। मतलब अगर देखो, जब मैं ये बोल रहा हूँ कि अम्ल पित्त जो व्याधि है वो पित्त का द्रव गुण बढ़ने के बाद होता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि पित्त का कोई और गुण बढ़ा नहीं होगा। बढ़ा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। सिर्फ अगर जल महाभूत प्रधान अम्ल रस प्रधान आहार है तो सिर्फ उसका द्रव गुण बढ़ने वाला है। पर जैसे मैंने एक बार आई थिंक ससुन में आशा को बताया था, किसको बताया था मुझे याद नहीं, पर द्रव्यात्मक वृद्धि और गुणात्मक वृद्धि ये दो अलग चीजें होती है। जैसे आप दो मान लो दो पेशेंट है जिन दोनों में पित्त बढ़ा हुआ है,
मतलब पित्त का कोई बढ़ा हुआ है नहीं बोलूंगा मैं, पित्त का कोई तो मैनिफेस्टेशन व्याधि या फिर सिम्टम दिख रहा है। तो अपने हेतु सब हिस्ट्री ली, और एक पेशेंट बोल रहा है कि मैं सब एकदम पथ्यकर आहार लेता हूँ, बस मैं हर एक खाने में दो हरी मिर्च खाता हूँ। और दूसरा पेशेंट बोल रहा है कि मैं सब पथ्यकर आहार ही लेता हूँ, पर मेरी जो मूंग की दाल है मैं वो बहुत स्पाइसी बनाता हूँ। तो अब इन दोनों में फर्क क्या रहेगा? तो मूंग की जो दाल कितनी भी आप स्पाइसी बना लो, वो एक साक्षात जो हरी मिर्च है उसके हिसाब से तो कम ही स्पाइसी होने वाली है, और उसकी मात्रा काफी ज्यादा है, क्योंकि वो 1 कटोरी या 2 कटोरी हर एक खाने में जा रही है उसके पेट में। उसके उल्टा अगर आप सिर्फ बाकी सब पथ्य पालन कर रहा है पर हरी मिर्च खा रहा है, तो उसकी मात्रा तो कुछ रहती नहीं है, मात्रा तो 1-2 ग्राम की है दिन भर में, 4-5 ग्राम की। पर वो इतनी उष्ण और तीक्ष्ण गुण की है कि जो पित्त बन रहा है वो बहुत ज्यादा उष्ण और तीक्ष्ण बनेगा। क्वांटिटी में ज्यादा नहीं रहेगा, क्वांटिटी में शायद समय अवस्था में ही क्वांटिटी दिखेगी आपको उसकी, पर उसके गुण जो है वो बहुत उष्ण तीक्ष्ण रहेंगे। तो अब आपको समझ में आएगा कि किसमें आप सूक्षेखर यूज करोगे शीत अनुपान के साथ, जैसे दुग्ध और शर्करा पूछा किसी ने, और किसमें आप सिर्फ मौक्तिक और प्रवाह यूज करोगे कम मात्रा में। क्योंकि एक जो मौक्तिका प्रवाह है वो उसके कम मात्रा में यूज करके आप सिर्फ उसका जो उष्ण तीक्ष्ण तो है वो कम कर रहे हो, आपको साक्षात उसमें पित्त का द्रव गुण कम करने की या विरेचन करने की जरूरत ही नहीं है मिर्ची वाले केस में। और दूसरी जो तीखी दाल रोज खाने वाली केस है, उसमें आपको पित्त निकालने की भी जरूरत है, द्रव गुण कम करने की भी जरूरत है। तो उसमें आप सूक्षेखर शीत अनुपान के साथ और कुछ अनुलोमन विरेचन द्रव्य ऐसे कुछ यूज करके वो केस ज्यादा अच्छे से सॉल्व होगी। इसका मतलब ये नहीं कि विरेचन से पहली केस सॉल्व नहीं होने वाली, पर अगर आपने बहुत ज्यादा पित्त निकाल लिया तो जो द्रव्यात्मक पित्त इतना बड़ा ही नहीं था, वो शायद उसका क्षय हो जाएगा विरेचन के बाद। इसमें डिफरेंस समझ में आ रहा है मुकुल? हाँ सर, समझा। हाँ। नहीं, ऐसी अवस्था में सुच्छेकर और दुग्ध वाला जो कॉम्बिनेशन है ना, अगर निराम अवस्था है और द्रव गुण बढ़ा हुआ है, तो ऐसी अवस्था में बिल्कुल। हाँ, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ये दुग्ध वाला थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, पर अगर हमें सुच्छेकर यूज करना है और उष्ण गुण बढ़ाना है पित्त का, हम्म। तो उसमें अलग अनुपान का ज्यादा सोचा जाता है कि ऐसे हाँ, मोस्टली आप सिर्फ देखोगे कि मधु के कुछ साथ दे सकते हो, सिर्फ मधु के साथ या अदरक लोग स्वरस कुछ के साथ दे सकते हो, हाँ, नींबू या स्वरस के साथ दे सकते हाँ, हो। हाँ, नींबू स्वरस के साथ या फिर उष्ण जल के साथ बहुत लोग देते हैं। यस। मैं मोस्टली बहुत से पेशेंट को, अगर विदर्भ रीजन के होते हैं ना, तो कुछ पेशेंट को मैंने ये देखा है ट्राई करके। मैं खुद विदर्भ का हूँ, इसलिए कि हम लोग थोड़ा ज्यादा विदाही अन्न खाते हैं, तो गुलाब जल के साथ एक मेरा अनुपान एक है कि अगर अच्छा, मतलब ये रोज वाटर वगैरह वाला नहीं, अच्छा गुलाब जल, अगर कोई कन्नौज वन्नौज साइड का है तो उसे पता होगा कि अच्छा गुलाब जल का तो बहुत आसान है गुलाब जल निकालना। तो अच्छे गुलाब जल के अनुपान के साथ बहुत जल्दी रिजल्ट मिलता है। तो गुलाब जल का अनुपान एक बहुत अच्छा अनुपान होता है। तो अनुपान इस टॉपिक पे हम कोई बात करेंगे तो बोलेंगे, पर सुच्छेकर जो है वो अगर गुलाब जल के साथ दिया जाए, तो जो हमें अपेक्षित होता है कि पेशेंट का द्रवांश भी जल्दी कम हो जाए और पेशेंट का पित्त का सरण भी अच्छा हो, तो उसमें अच्छा काम करता है। गुलाब शायद रेचक भी है ना थोड़ा? हाँ, रेचक भी है, यस। ओके। पर गुलकंद कसा गुरु होऊन जातो, गुलकंद ये कल्पना थोड़ी गुरु हो जाती है हम्म। स्वयं से, तो उससे नहीं, अच्छा अर्क गुलाब। कल्पना पे थोड़ा यूज हम्म। यूज सोचना चाहिए। करना अर्क कल्पना के बहुत अच्छे रिजल्ट है। चाहिए। हाँ। आशुतोष कभी बताएगा हमें, आशुतोष आज ज्वाइन नहीं हुआ, पर हम्म। वो अर्क बहुत यूज करता है। किसी को कोई क्वेश्चन है या कुछ पूछना है या सिर्फ सुनना है सभी को? हॅलो सर. हॅलो. हाँ, 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 बोलो। बोल गोपाल। सर, जे तुम्ही म्हणलात ना की द्रवगुणाबद्दल विचार करतोय आपण सूतशेखर समजा, म्हणजे एकच नाही, हम्म वेगवेगळं डिस्कशन झालं त्यात असं की द्रवगुणाकडे आपण बघतोय एका दृष्टीने समजा. हम्म। हम्म आणि तुम्ही ते परत दोन एक्झाम्पलही सांगितले ते मिरचीचे वगैरे. हम्म मग तो द्रवगुण या जे सूतशेखर मधले द्रव्य आहेत
जे उष्ण आहेत हम्म समजा आपण ऑलमोस्ट जे धरतोय त्या उष्ण हम्म गुणांनी तो द्रवगुण कमी होतोय का? नाही, उष्ण आणि वृक्ष या कॉम्बिनेशन नाही. उष्णपेक्षा वृक्ष सूचेकर मध्ये अगेन शीत हम्म. आणि स्निग्ध फक्त सुवर्ण है. बर बाकी सब ठीक आहे. द्रव्य उसमें वृक्ष और उष्ण है. पर हाँ. जैसे अक्षय ने अभी स्टार्टिंग में बताया लेक्चर के कि हमें स्केल देखना है. हम्म. हर एक गुण में वीर्य की स्केल है. वीर्य मतलब काम करने की शक्ति है कोई भी द्रव्य की. तो हम्म. जितना वीर्य भल्ला तक में है या जितना वीर्य, चलो शुंठ भल्ला तक तो बहुत विषी द्रव्य हो गया. हम्म. शुंठी ले लो या आर्द्रक ले लो जो आहार्य द्रव्य है. अब आपने भृंगराज खुद खाया होगा या कुछ कल्प वगैरह या उसका तेल वेल यूज किया होगा, तो वो आर्द्रक जितना तो उष्ण है या नहीं है, उससे कम है क्या? आपका अंडरस्टँडिंग है? जर एखादं खाल्लं असेल तर अद्रकीपेक्षा कमीच उष्ण असतं. यस यस। एग्जैक्टली हम्म. तो आर्द्रक का उष्ण गुण जो आहार्य द्रव्य है, विष द्रव्य भी नहीं है, वो हम्म. ज्यादा वीर्यवान है उसका उष्ण गुण हाँ ओके. भृंगराज के कंपैरिजन में. हाँ तो बरोबर. हाँ, तो सिर्फ उष्ण मतलब हर उष्ण चीज बहुत ज्यादा उष्णता निर्माण करेगी शरीर में, ऐसी बात नहीं होती. उसका हाँ. स्केल देखना होता है. अगर सिर्फ उसमें इतना ही उष्णत्व है कि जो वृक्ष गुण से शोषण ही वृक्ष है ना, तो शोषण जो कर रहा है द्रव गुण का, उसमें बस हम्म. सहायता करने लायक उष्ण गुण अगर उस कल्प में है तो क्या प्रॉब्लम है? वो तो अच्छे से उल्टा उसका फायदा करेगा ना. बर मग सर सर तो हम समझ लो कि दो पेशेंट है कि एक अम्ल गुण की वजह से हो रहा है, हम्म एक दाह हो रहा है कि पेशेंट बोल रहा है कि जलन हो रही है, हम्म एक बोल रहा है जलन हो रही है और दूसरा बोल रहा है कि बस अम्लता आती है मुंह में. हम्म तो ये दो अवस्था में हम सूक्ष्म के बारे में क्या सोचना चाहिए हमें? हाँ, तो अभी पहले देखो, हम्म. जिसको सिर्फ अम्लता आ रही है और मतलब गले में ऐसे अम्ल रस का कुछ तो लिक्विड आ रहा है, फिर गले का दाह हो रहा है, ये तो क्लासिकल सूचेकर की केस है. इसमें उष्ण गुण का उल्टा क्षय हो चुका है. पित्त का क्षय मतलब वो, देखो क्षय की भी आप सीधे सीधे गुण कम होना हम्म. और सिर्फ उसका वॉल्यूम बढ़ने से गुण कम होना, ये अलग बात होती है. जैसे एक कप अपने कोई एसिड ले लिया स्ट्रॉन्ग, हम्म. टॉयलेट क्लीनर जैसा, और उसमें बाल्टी भर पानी डाल दिया, तो आप उससे एसिड निकाल नहीं रहे हो, पर हम्म. उसका डाइल्यूशन की वजह से गुण कम हो गया. और दूसरी बात है कि वीक एसिड ही ले लिया तो उसका गुण में ही कम है वो पहले एसिड से, तो ये अलग बात है. तो जो अम्लता आती है गले में, ये क्लासिक द्रव गुण वृद्धि की वजह से आती है. उसमें तो सूचीकर बिना सोचे आप यूज कर सकते हो. अगर ओके. दाह हो रहा है तो आपको थोड़ा सा केस हिस्ट्री लेना पड़ेगा, बाकी लक्षण देखने पड़ेंगे. उसको पूछना एग्जैक्टली. पड़ेगा कि दाह किस चीज से कम होता है. अगर वो हम्म. बोल रहा है कि उसके हेतु में कुछ भी जो अम्ल गुण का द्रव गुण प्रधान ऐसे कुछ आहार विहार कुछ नहीं है, तो उसको शीत चिकित्सा से ही अच्छा लगता है. हाँ, शीत विरेचन चिकित्सा से से अच्छा दौर्बल्य लगता आता है. है. हाँ. हाँ, शीत चिकित्सा से अच्छा लगता है. विरेचन आदि कर्मों से दौर्बल्य आता है. रुक्ष आदमी है और हेतु में कुछ अम्ल और द्रव गुण प्रधान नहीं है, और फिजिकल एक्टिविटी भी बहुत ज्यादा है, तो आपको समझ लेना है कि ये द्रव गुण प्रधान केस ही नहीं है. इसके विपरीत अगर लक्षण होंगे और दाह भी होगा तो आप शुभशेखर उसमें भी यूज कर सकते हो. तो हमारा जो जो युक्ति है ना कि सब हिस्ट्री आपके सामने है, आपने ली है, उसमें हम्म. से ये अंदाजा लगाना कि द्रव गुण कितना ज्यादा है और उष्ण गुण कितना ज्यादा है. दोनों ज्यादा रहेंगे तो भी सूचीकर यूज कर सकते हो. सिर्फ द्रव गुण और अम्ल गुण ज्यादा रहेगा तो पक्का ही यूज कर सकते हो. सिर्फ अगर उष्ण भी है उष्ण तो गुण नहीं, ज्यादा रहेगा तो हमें तो नहीं, सोचना मतलब पड़ेगा. आइडियल ड्रग नहीं रहेगा. हाँ ओके. तो सोचना पड़ेगा उसके बारे हाँ, में. तो फिर पर और अगर आपको डाउट है कि क्या ज्यादा है, ये पता नहीं चल रहा, तो आप काम करो ना, उसमें शीत द्रव्य डाल के दे दो. हम्म. मेरे ठीक सर है. जैसे हमेशा मेरे सर हमेशा, मैं चिन्मय सर के पास जाता था ना, तो हाँ, मैं हमेशा द्रव्यों के बारे में डिस्कस करता था. सर एक चीज हमेशा कहते थे कि आयुर्वेद में कुछ गलत नहीं है, देर इज नथिंग रॉन्ग इन आयुर्वेद. इट इज एग्जैक्टली. बेस्ट कि आप कितने सही हो. मतलब यस. अगर, हाँ, उष्णता अगर पेशेंट को है और सूचीकर यूज किया तो क्या, और किसी अनुपान के साथ, लेटेस्ट से कि शीत अनुपान है कि अभी ऊर्ध्व जत्रुगत उष्णता के लिए शीत अनुपान अगर हम ले लिया कि पेशेंट को हमने
कोई इसके साथ दे दिया कि सिद्ध कोई जल दे दिया, या हम्म हाँ उशीर जल के साथ वगैरह दे दिया, या केवड़ा के साथ दे दिया, तो उसको वो शीतता मिलेगी। पर क्या है ना, हमारे पास ऑप्शन है, तो ये गलत है क्या? तो गलत नहीं है। इससे रिजल्ट आएगा कि तो आ सकता है, शायद 10 दिन 15 दिन बाद आएगा, शायद हाँ, उसका। और इसमें भी आप एक्सपेरिमेंटेशन करके कैसे कर सकते हो, जैसे अभी अक्षय ने बोला कि गुलकंद ये शीत गुरु मधुर ऐसी कल्पना है, उसको पचाने में भी मतलब वो गुरु है। आम अवस्था में आप नहीं गुलकंद यूज कर सकते। ओके, तो फिर अगर आपने गुलकंद के साथ सूतशिखर दे दिया और आपको दिख रहा है कि साम एक तो हाँ, वो तो पहली बात है कि साम और निराम दोषों के लक्षण दिए हैं, स्रोतोरोध बलभ्रंश वगैरह, वो आपने पहले जांच किए हुए हैं, ऐसे मैं अज्यूम कर रहा हूँ। वो नहीं किए तो पहले वो करो, और वो करके देखने के बाद भी समझ में नहीं आ रहा है और आपने गुलकंद के साथ दे दिया और आम की वृद्धि हो गई, तो आपका डायग्नोसिस गलत है। आपको कुछ लघु अनुपात के साथ देना पड़ेगा, और वहां उष्ण से ज्यादा द्रव गुण बढ़ा है, सीधी सीधी बात है। तो फिर आपको सूतशिखर के साथ कुछ जैसे गुलाब जल हो गया, या फिर प्रवाल और सूतशिखर एक्सेट्रा ऐसे कॉम्बिनेशन करके, या फिर कल्पना, कि लीला विलास जैसे कल्पनाएं आ सकती है, चंद्रकला एग्जैक्टली जैसी कल्पनाएं आ सकती है। चंद्रकला, ओके। हाँ, तो वो क्या है ना सर, ये, हाँ तो हाँ। ये होना चाहिए कि क्या है ना कि हम क्या है कि सूचेकर एक ही बात नहीं है हमारे इसमें, क्या कहते हैं हाँ, उसको। आयुर्वेद का एक अच्छी बात है कि इतने कल्प है और इतने द्रव्य है एकेरी भी, कि आप जितना पढ़ोगे, जितना सोचोगे, जितने कलेक्ट करोगे, उतना कम है। हम्म, सर हमारा एक बार वो इस पे भी डिस्कशन हुआ था कि वो पित्तक तृक्षा शुद्ध अल्प निद्रता। हाँ, हम्म वो तो पित्त वृद्धि के लक्षण है ना। हम्म हाँ, तो इस तो अवस्था में सूचेकर के बारे में क्या, मतलब सूचेकर के बारे में नहीं, कि हम्म ओवरऑल क्या सोचते हैं हम कि पित्त वृद्धि, बट फिर कुछ लोग, कुछ पेशेंट को होता है कि रात को निद्रा नहीं आती है, हम्म कुछ को होता है कि वो उठते हैं। हम्म मतलब हाँ, अभी तो अभी सूचेकर देखो कि खंडित निद्रा आणि अनिद्रा, ये दोन अवस्था बोलतोय तुम्हाला। एग्जैक्टली हाँ एग्जैक्टली हाँ हाँ हाँ, तेच म्हणायचंय मला। हाँ, तो अनिद्रा ये देखो, हम्म बल निद्रेंद्रिय भ्रंश जो बोला है ना, भ्रंश मतलब पूरी तरह से खत्म हो जाना या फिर स्खलित हो जाना, ये जो चीज है वो वात वृद्धि में आई है। तो पूरी हम्म तरह से अगर कोई पेशेंट बोल रहा है कि मुझे रात को 3-3 बजे तक नींद नहीं आती, मैं 10 बजे ही लेट जाता हूँ, तो ये क्लासिकल मतलब, अभी देखो, कोई भी पेशेंट का एक ही लक्षण से या एक ही हिस्ट्री के पॉइंट से डायग्नोसिस करना नहीं है, ये सबसे पहली बात है। पर फिर भी ये समझने के लिए, अगर ऐसा लक्षण है तो ये वात वृद्धि का लक्षण है। हम्म दूसरी बात, अगर पेशेंट को नींद नॉर्मली 15-20 मिनट आधे घंटे में लग जाती है, पर बार बार नींद खुलती है, हम्म या फिर 3-4 घंटे सोया तो भी नहीं मैं फ्रेश रहता हूँ, मुझे 5 घंटे की नींद काफी है 24 घंटे के दिन में, तो अनलेस वो बहुत ज्यादा मतलब निराम आदमी है और बहुत ज्यादा मतलब कोई योग योग करने वाला नहीं है, तो ये पित्त वृद्धि का लक्षण है, क्योंकि उसमें अल्प निद्रता है, उसमें निद्रा भ्रंश नहीं है, कि उसको अल्प निद्रा में ही संतुष्टि हो जाती है। इसका मतलब उसको लगता है कि संतुष्टि हो रही है, उससे उसकी रिकवरी जो बॉडी की होनी चाहिए, जो प्राकृत वो कफ का काल है, वो कफ बढ़ना चाहिए, सब क्रिया रुक जाने के बाद जो चय अपचय जो चल रहा है शरीर में, वो सब रिकवरी होना चाहिए, वो हो नहीं रही है उसमें, बस उसको लग रहा है, क्योंकि पित्त बढ़ने की वजह से उसके इंद्रिय फंस गए बेसिकली। इस अवस्था में रादर ज्यादा अ, अगर निराम अवस्था है तो सुचेकर से अच्छा हम जो कह रहे थे कि कोई भी हाँ, गुलकंद काम फूल दुधा वगैरह, रहेगा जैसे। गुलकंद कामदूध हम्म, ओके, का हाँ या बस दूध ये, जैसा एकदम पीते हैं, तो हाँ उसको एग्जैक्ट ज्यादा यही निद्रा जनक यही करेगा। यही मैं हाँ मतलब एज रिलेट ये अपने इसके कल्प के हिसाब से हमारा ये डिस्कशन तो हाँ, बुधा पे आ और ये गया हम। घूम फिर के आप सब मतलब एक एक लॉजिक दूसरे में बैठ जाता है। कैसे, देखो अभी ये जो मैंने बोला कि अल्प निद्रता होती है, वो पित्त वृद्धि की वजह से होती है, उसकी नींद एक्चुअली में जो शरीर की
जरूरत है उतनी नींद नहीं हो रही, उसको बस लग रहा है कि हो गई है। हम्म तो इससे जो शरीर का क्षय होगा, तो आप सोचो कि अरे इसको तो ऐसा कुछ चाहिए जो रसायन हो और पित्त न काम करता हो, बराबर है। क्योंकि हम्म शरीर का बल तो बढ़ाना है, शरीर का बल कम हो रहा है क्योंकि वो 6 घंटे 7 घंटे नहीं सो रहा। तो अभी हम्म कामदुधा जैसे इस लॉजिक से बैठ रही है, कामदुधा का आप अधिकरण देखो। कामदुधा अम्ल पित्त गुल्म कुछ ग्रहणी इसमें आया ही नहीं है, उसका अधिकार ही रसायन। ठीक है। ओके। हम्म सर ये सूच्यकर में काल का कैसे विचार कर सकते हैं? जैसे अपाने व्यान उदाने रात्रि में, तो इसका कैसा व्याधि पे डिसीज पे रिजल्ट पे इम्पैक्ट आ सकता है? अक्षय, या हा मैं बताऊं? नाही नाही, तू चालू ठेव. मी एक पेशंटला पण वेटिंगला ठेवलंय. मी ओके मध्ये ओके जॉईन केलं करेल. ओके ओके। मी आता बोलतो हाँ तो थोडस. थांब थांब, पेशंट होऊ दे, तू कंटिन्यू ठेव. ओके हा, हो. मग मी कालावर थोडस बोलतो, तुझं चालू राहू दे. हा, या आते. हाँ तो औषध सेवन काल का क्या है कि औषध सेवन काल वायु के हिसाब से बताया है, या फिर जो कर्म करना है उसके हिसाब से बताया है। जैसे या फिर स्थान के हिसाब से, जैसे ऊर्ध्व जत्रु विकारों में स्वप्न काल को देना है दवाई। तो काल का रिलेशन एक तो वायु से है और दूसरा शरीर के स्थानों से है। तीसरा कुछ उसमें लॉजिक रहता नहीं है। तो अगर आपका व्याधि जैसे सूचेकर के फलश्रुति में अतिसार आया है, आपके पेशेंट को अम्ल पित्त की या विदग्धा जीर्ण की हिस्ट्री है और आज उसको अतिसार है, तो आप अपान काल में यूज करोगे तो ज्यादा फायदे का रहेगा। सिर्फ अम्ल पित्त लक्षण है, उदर और उरोधाह है, तो आप सामान या फिर दोनों खाने के बाद, सुबह के खाने के बाद व्यान होता है, रात को उदान होता है। तो और सामान खाने के बीच में होता है। तो किस स्थान पे आपको काम करना है, किस वायु के स्थान पे काम करना है, उस हिसाब से काल डिसाइड करना है। हम्म और हॅलो. हम्म। हा, नमस्कार सर. सर, मला असं वाटतं हाँ, की म्हणजे सुचेकरला भृंगराजची भावना आहे. तर मग हम्म भृंगराजचं जे ओरिजिन आहे सर, ते म्हणजे पाण्यामध्ये येतं ना, म्हणजे जे घाण हम्म। पाणी वगैरे असतं अशा ठिकाणी भृंगराजचं एग्जैक्टली। ओरिजिन होतं. तर यस। मग त्याच्यामध्ये जो गुण आहे ना, म्हणजे त्याच्याकडे असा गुण आहे की शरीरातली द्रव भाग जो आहे तो शोषून घेण्याचा जास्त गुण आहे. म्हणजे यस। भृंगराजच्या पण गुणामध्ये मुस्ता हम्म असल, मुस्ता पण तशाच हम्म। किचडमध्येच निर्माण होणारं द्रव्य आहे. तर मग बरोबर। आपल्याला जे सूचीचक्रातून काम करून घ्यायचंय, जे हम्म आम्लपित्तामधील द्रवगुण आपल्याला पटकन हे घ्यायचं आहे, कमी करायचं आहे शरीरामधला. तर मग हम्म। त्याला सूचीचक्राला जर भृंगराजची भावना दिली आपण, तर मग हम्म। ते अजून सर लवकर कार्य करेल असं मला वाटतं. हो बरोबर है ना, हा विचार त्यामध्ये आहेच. कसं आहे, मतलब दो दो टाइप से हमें सोचना पड़ता है कि बहुत बार क्या होता है, जो गुण होते हैं वनस्पति के, वो और जो हम पिंड ब्रह्मांड ने ऐसे जो सोचते हैं चीजें, वो काफी बार वो फिट बैठ जाती है तो हमें अच्छा लगता है, काफी बार नहीं बैठती तो हमें समझ में नहीं आता। और भृंगराज इसका क्लासिकल एग्जाम्पल है, उसके गुण के हिसाब से भी वो गंदा जल कम करके, आम कम करके, द्रव गुण कम करके अच्छा पित्त और अच्छा आहार रस तैयार करने वाली चीज है, वो गुण से उसके क्लियर है। सिमिलरली वो कीचड़ में आती है, जो क्लियरली दर्शाता है कि वो क्लेद है, और साम आहार रस या से फिर साम पित्त जैसा ही उसका स्वरूप है। तो उसमें से एक खुद के जो उसके पेड़ के खुद के जो सब सार धातु है वो उसमें से निर्माण कर रहा है, तो वो वैसे काम करेगा। ये भी लॉजिक पिंड ब्रह्मांड ऐसे बिल्कुल बैठता है। पर ये ऐसा हर वनस्पति का बैठता नहीं है, रादर बैठता है, पर हमें वो देखने की दृष्टि नहीं रहती। तो हमें दोनों देखना चाहिए कि वर्णन किए हुए गुण क्या है और कहाँ आती है, किस एरिया में आती है, कौन से सीजन में आती है। ये सबका अगर सबके सब सब सोच के, जो सबके गुण और सबका विचार करके आप उसमें से कॉमन टेंजेंट निकालोगे, तो आपको सबसे ज्यादा समझ में आने वाली है कोई भी वनस्पति या फिर कल। और सर जैसे त्याच्यामध्ये तुमने बोला कि भृंग मुस्ता, हाँ हाँ, बरोबर आहे सर. मुस्ता मुस्ता भी
आम कम करने वाली, द्रव गुण कम करने वाली, और पित्त और कफ दोनों कम करने वाली चीज है, तो मुस्ता भी यूज कर सकते थे सूचेकर में, ऐसा ही डाउट है ना? नाही सर, तसं नाही, पण भृंगराज उष्ण आहे त्याच्यामुळे युज केला असं मला वाटतंय, कारण मुस्ता शीत आहे ना. नहीं, पर मुस्ता मुस्ता साम पित्त में अच्छी तरह से काम कर ही सकते हो आप। पर हम्म। अभी, हाँ, पर अभी साम पित्त में, या फिर साम जो पित्तज या साम कफज व्याधि है, उसमें मुस्ता कौन से, देखो अब बात गामित्व की है, ये कल्प अम्ल पित्त के लिए बना है मेन, बाकी जो उसमें फलश्रुति है वो अलग है, पर मेन इसका अधिकार अम्ल पित्त है। मुस्ता का मुख्य गामित्व ग्रहणी से नीचे पक्वाशय पे, अस्थि मज्जा पे, उस पे ज्यादा गामित्व है मुस्ता का। तो अगर पित्तज अतिसार है और उसमें भी सामावस्था है, तो मुस्ता बहुत अच्छे काम करेगा, अच्छे से। बरोबर। पर अम्ल पित्त ये नाभि के ऊर्ध्व आमाशयगत व्याधि है, तो आमाशय पे काम करने वाला और द्रव गुण कम करने वाला और आम करने वाला, ऐसे हिसाब से सोचोगे और नेचर में भी देखोगे तो भृंगराज ही दिखता है। हम्म। तो वही पहले लेक्चर जो रसपंचक पे हमने डिस्कशन किया था, उसमें यही मैंने बताया था कि गुण, वीर्य और गामित्व तीन अलग अलग चीजें हैं। गुण मतलब आप में क्या करने की क्षमता है, वीर्य मतलब कितना ज्यादा काम करने की क्षमता है, और गामित्व मतलब कहाँ जाके करने की क्षमता है। इतने तीन चीज सवालों का जो जवाब आपको मिलता है, तो आपको द्रव्य समझ में आ जाता बरोबर। है। जैसे दो दो डॉक्टर सेम डिग्री के, सेम कॉलेज के, सेम मार्क्स से भी पास हुए, और एक कुछ भी काम नहीं करता, कुछ पढ़ाई नहीं करता, उसके पास पेशेंट्स भी कम आते हैं, और दूसरा पढ़ाई भी बहुत करता है, पेशेंट्स भी बहुत आते हैं, तो गुण तो दोनों के सेम है ना, हम्म। वीर्य कम है एक का। ओके। बरोबर। और एक पुणे में प्रैक्टिस करता है, एक बेंगलोर में करता है, तो गामित्व अलग है। मतलब मैं फालतू लगेगा ऐसे एग्जाम्पल से बता रहा हूँ, पर ये तीनों चीजें अलग अलग है। वीर्य मतलब सिर्फ उष्ण या शीत नहीं रहता। अगर आप 9th अध्याय पढ़ोगे अष्टांग हृदय का, तो उसमें चरक बोलता है 8 वीर्य है, कोई मुझे अब एग्जैक्टली किसने कितने बताए ये याद नहीं, पर अलग अलग आचार्य अलग अलग प्रमाण बताते हैं वीर्य का। कोई बोल रहा है 8 है, कोई बोल रहा है 5 है, कोई बोल रहा है 2 ही है। तो ये क्या चल रहा है? तो बेसिकली वीर्य के आप थियोरेटिकल डिबेट में मैं ज्यादा नहीं पढ़ूंगा, मेरा उसमें ज्यादा पढ़ाई भी नहीं है। पर अगर आप प्रैक्टिकली सोचोगे तो वीर्य मतलब काम करने की शक्ति। तो गुरु गुण वाले दो द्रव्य लिए, एक ज्यादा वीर्यवान है, एक कम वीर्यवान है, तो ज्यादा वीर्यवान द्रव्य शरीर में ज्यादा गौरव बढ़ाएगा। दूध भी गुरु है, घी भी गुरु है। गौरव कौन ज्यादा बढ़ाता है? घी बढ़ाता है ना। हम्म। तो काम बरोबर। करने की आपकी कैपेसिटी कितनी है वो वीर्य है, और क्या काम आप करोगे वो गुण है, और कहाँ जाके करोगे वो गामित्व है। तो आपको द्रव्य का गामित्व, गुण और वीर्य, ये तीनों समझ में आ गया, तो बाकी ज्यादा कुछ देखने की जरूरत नहीं पड़ती। तर मग त्याच्या अधिकारामध्ये जे वांती शूल अमयापहा जे आहे ना, तर ते हम्म शूल मध्ये कोणता, म्हणजे कसा शूल मध्ये आपण वापर केला पाहिजे सूचीकरणाचा कंडिशन मध्ये? म्हणजे मुझे समझ में नहीं आया क्वेश्चन। म्हणजे शूल में श्लोकामध्ये कैसे सांगितलं. काम करेगा ये हा, समझ नहीं आ रहा है, या कौन से शूल में यूज शूल, करना है समझ नहीं आ हाँ रहा। कौन से शूल में यूज करना है? पित्त और कफ प्रधान जो भी शूल रहेगा, देखो शूल का क्या है, शूल में वात दोष प्रधान होता है, ये तो सबको पता है। पर वात हम्म। दोष शूल क्यों करता है? जब वात दोष को कहीं जाना है, वो गतिशील है, वो शांत बैठ ही नहीं सकता एक जगह पे। हम्म। वो उसके काम कर रहा है, प्राकृत हो विकृत हो जो भी हो, उसके काम के बीच में उसको रोक के रखा, तो जहां रोका है वहां वो शूल करेगा, क्योंकि उसको आगे जाना था, आपने रोक के रखा। तो अवरोध जन्य जो वात का प्रकोप है, वही शूल करता है हमेशा। तो अब ये द्रव, अब ये कल्प अगर आमाशय पे ज्यादा काम करने वाला है, पित्त पे ज्यादा काम करने वाला है, द्रव गुण पे ज्यादा काम करने वाला है, तो जिस वायु को आमाशय ग्रहणी में अटका पड़ा है, क्यों अटका पड़ा है? क्योंकि वहां द्रव गुण का, आम का, कफ का अवरोध है, तो सूक्ष्मकर काम करेगा। अगर वात का ही वात को आवरण है, ऐसी केस हो, तो सूक्ष्मकर का कोई फायदा नहीं है। फिर आपको लसुन जैसा द्रव्य यूज करना पड़ेगा वहां पे।
बरोबर. तो पंचगुल्म हॅलो आणि पंचकास हे पण सांगेल त्याच्यामध्ये सर. मग प्रत्येक कासमध्ये किंवा प्रत्येक गुल्माच्या पेशंट मध्ये आपण असं काही यूज करू शकतो का मग, की त्याला नहीं नहीं पण नहीं आपण कंडिशन बघावंच लागतं? नहीं नहीं, मैंने पहले बताया कि तंत्र युक्ति में बोला है कि कोई भी अब अगर आप चीज पढ़ रहे हो तो उसका अध्याय क्या है, अधिकार क्या है, ये पहले सबसे इम्पोर्टेंट है। ये अम्ल पित्त अधिकार का अगर कल्प है तो अम्ल पित्त के हिस्ट्री होने के बाद गुल्म या हिक्का या श्वासकास डेवलप हुआ है तो ही सूतशेखर काम करेगा। पेशेंट को अगर हिस्ट्री है अर्श की, या फिर पेशेंट को अगर हिस्ट्री है किडनी फेलियर की, सीकेडी की, और उसको हो रहा है उसको अभी उग्र हिक्का ये लक्षण आ चुका है, और उसको पूछा आपने कभी एसिडिटी अम्ल पित्त कुछ था क्या, वो बोल रहा है नहीं था, तो वहां सूचेकर एज अ सिम्टोमेटिक ड्रग उस दिन के लिए काम करेगा, वो संप्राप्ति नहीं सॉल्व करने वाला। वो पेशेंट को पूरी तरह से तभी ठीक करेगा अगर पेशेंट के हिस्ट्री में अम्ल पित्त है और आज का व्याधि वो नीचे जो भी है उसमें से है तो ओके। और ये जो लॉजिक है ये हर एक कल्प को अप्लाई होता है। अधिकार सबसे श्रेष्ठ है, उसके बाद में व्याधि आते हैं बाकी के। बरोबर. हाँ शरीर। हेलो। हाँ शूल में एक बात ऐड करनी थी। आज हम्म जो मल्हार ने भेजा था धनंजय कुलकर्णी सर का लेक्चर, उसमें हम्म एक्चुअली वातशूल, पित्तशूल और कफ प्रधान जो शूल है उसमें अनुपान और साथ में दी हुई जो चीजें है उसके हिसाब से सूतशेखर का यूज बताया है। तो सारे प्रकार के शूल में हम्म जैसे वातशूल में बताया कि सूतशेखर के साथ विश्व और एरंडमूल को आथा कर दिया तो वातशूल पे काम करेगा। और पित्त तुम्हाला जो कळलं शूल है तो सूतशेखर के साथ धात्री, लोह, शतावरी और मधु जैसा द्रव्य, और कफ प्रधान में सूतशेखर के साथ भास्कर लवर और एक कोई भी अरिष्ट, लो दशमूलारिष्ट, हो हो, ऐसे तो हे बिझी आहेत बरेच सूतशेखर को बस हो. उस डायरेक्शन में ले जा सके हम तो शूल पे काम कर सकते हैं, तो सर ने बताया। बिल्कुल। हाँ हाँ, तो ये जो सर ने बताया है, जो शरयू ने अभी बताया कि बिल्कुल ये जो 5 शोल, 5 गुल्मा वगैरह बताया है उसमें ये सभी पांचों में काम करने ही आता वाला नाही ना, है। माहीत नाही सर, मी आता पर बरोबर मीटिंग अभी मध्ये जिस जातो. दोष का प्रधान आपल्याला गुल्मा या मंडेला शूल या मंडेला काश्वास है, उस दोष हा. के हिसाब से आप अनुपान दो, वो नाही व्याधि तुम्हाला ठीक हो मी जाए, सर मी खरं खरं सांगू का, वो व्याधि कम हो जाएगा। और वो पूरी तरह से ठीक अगर आपको सूतशेखर से करना है, मतलब पूरी अपुनर्भव चिकित्सा अगर करनी है, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि अम्ल पित्त की हिस्ट्री थी या नहीं थी। अगर आपको सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करना है तो आप किसी भी दोषज वो गुल्मा, श्वासकास्मी इसको दे सकते हो अनुपान भेद से। और अगर उसको अम्ल पित्त की भी हिस्ट्री है और अभी मान लो कफज कास है, तो आप कफघ्न अनुपान के साथ सूतशेखर दोगे तो उसका सिम्टोमेटिक भी रिलीफ होगा और लॉन्ग टर्म यूज से उसका पूरी संप्राप्ति भी निकलने वाली है। तो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में अगर देखना है तो लॉन्ग टर्म में देखने के लिए अधिकार श्रेष्ठ है, शॉर्ट टर्म में आप अनुपान भेद से कोई भी कल्प इधर उधर का इधर उधर यूज कर सकते हो। ओके ईश्वर। हो सर, चालेल. और किसी को कुछ शेयर करना है, डाउट है? What can you tell about the action of the Sushekar on Parinamashul and Annadrashul? Any परिणाम idea, anybody? Parinamashul and Annadrashul. Any action or any cases has anybody seen the application of Sushekar Rasa on that? no, I don't have much experience with the अन्नद्रव्यशूल और परिणामशूल केसेस, बट आई थिंक वेन लॉजिक जो है सूचेकर का, वो तो considering that logic you can obviously use that in those cases too. Stool, I have treated one patient, it is not related to GIT, but sciatica की patient थी, okay? हाँ हाँ तो हाँ. sciatica
आई आस्क्ड हर कि कब से आपको sciatica का प्रॉब्लम है, तो बोली 15-20 दिन से ही स्टार्ट हुआ है। तो हेतु तो कुछ नहीं है, बैंक का जॉब है, डेस्क जॉब है, एकदम मतलब इतना सेट रूटीन बहुत कम लोगों का रहता है। सेम जो 7-8 चीजें, 7-8 सब्जी जो है हफ्ते भर में वही रिपीट में चल रहा है बहुत सालों से। कुछ अपथ्य नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ मेंटल स्ट्रेस नहीं, कुछ भी हेतु ही नहीं मिल रहा था। तो मैंने उनको पूछा कि कोई भी आपको डिसऑर्डर कुछ कुछ नहीं है हुआ क्या, पहले से कभी प्रॉब्लम नहीं हुई कुछ भी छोटी मोटी? तो उन्होंने बोला कि बहुत मुझे पहले एसिडिटी की बहुत तकलीफ थी, ऐसे अम्ल द्रव छर्दी होती थी टीनेज से लेके अर्ली 30s तक। तो वो एंटासिड्स खा खा के वो चला गया। उसके बाद मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, डायरेक्ट अभी ये 15-20 साल बाद sciatica का प्रॉब्लम है। तो फिर मैंने उनको सिर्फ कि अम्ल मतलब पित्त हिस्ट्री है, अम्ल गुण प्रधान हिस्ट्री है, तो पित्त को पकड़ के और अम्ल गुण को पकड़ के सिर्फ दोनों खाने के बाद सूतशेखर दिया था, और दोनों खाने से पहले महातिक्त घृत दिया था स्नेहन के लिए, मतलब अभ्यंतर। बाह्य तो सिर्फ स्नेहन स्वेदन बेसिक तेल से दिया था, और नित्य अनुलोमन के लिए गंधर्व ऋतकी दिया था रात को। तो उनका साइटिका पूरा ठीक हो गया। तो ये जो है कि कॉमन चेन जो है हिस्ट्री में सबसे पुरानी और सबसे पुरानी चेन और अभी का मैनिफेस्टेशन, इसमें अगर आपको कॉमन चीज आइडेंटिफाई होती है ना, तो सिर्फ बेसिक 2-4 दवाई से भी पेशेंट अच्छी तरह से ठीक हो सकता है। अभी साइटिका साइटिका पकड़ के मैं समीर पन्ना वात विध्वंस गंधर्व अस्तादि कषाय इस सब में घुस जाता तो वो पेशेंट ठीक नहीं होती क्या? हो सकती थी, मे बी, but it wouldn't have been the perfect चिकित्सा। ओके। Anything else? परिणाम शूल जो है ना, उसके लिए भी हम्म धनंजय कुलकर्णी सर ने शंख भस्म और उसके साथ कोई भी योगी अनुपान दे के सूतशेखरम दे सकते हैं, ऐसा बताया है। तो मतलब बेसिकली कॉन्सेप्ट यही है कि सूतशेखर रस जो है उसका गामित्व कोष्ठ की तरफ है। तो ये जितने भी फलश्रुति में व्याधि दिए हुए हैं ना, वो या तो कोष्ठ में मैनिफेस्ट होने वाले हैं, या तो फिर श्वास का जैसे है जो कि आमाशय समुद्भव व्याधि है। तो इस हम्म कॉन्सेप्ट वो गामित्व की वजह से वहां पर काम करते हैं। तो मतलब बेसिकली सूतशेखर रस के साथ उस व्याधि के अधिकरण में जो आई है ना मेडिसिन, वो उसका योग करने के बाद ही उसको हम यूज कर सकते हैं। जैसे कि राज्यक्षमा भी आया है, तो उसका कोष्ठ से डायरेक्टली कोई संबंध नहीं है, पर जो 4 उसमें बताए गए हैं उसके हेतु, उसमें से जो विषमासन जो है ना, विषमाशन। हाँ, तो वो उसी में काम करेगा। तो मतलब राज्यक्षमा सर्व राज्यक्षमा हर ऐसा दिया हुआ है, पर उसमें हम्म फिर भी हमें टू और ये अधिकरण किस अधिकरण से आया है सूचेकर, वो देखने के बाद ही हम उसको यूज कर सकते हैं मतलब। यस। यस, तो बेसिकली विषमाशन जन्य राजक्षमा में तो उसका बहुत ही लॉजिकल और अच्छा यूज है। अदर देन दैट, विषमाशन जन्य नहीं भी रहेगा राजक्षमा, पर आपको सिर्फ सिम्टम, राजक्षमा की पूरी ट्रीटमेंट ही सिम्टोमेटिक है, और उसके बाद फिर मतलब प्रॉपर ट्रीटमेंट तो लेटर स्टेज में है राजक्षमा की, कि पूरा उसको पूरा ठीक करना है रुग्ण को, ये तो बाद में आता है। ज्यादा उसके ट्रीटमेंट का फोकस सिम्टोमेटिक ही है। तो उसमें जो कोष्ठ से रिलेटेड सिम्टम है उसमें भी आप यूज कर सकते हो, पर वो एकदम आइडियल ड्रग लॉन्ग टर्म में नहीं रहेगा राजक्षमा का, अनलेस इट इज विषमाशन में राजे। और किसी को कुछ शेयर करना है, डाउट्स पूछने हैं? कोई एक्सपीरियंस आपने किया हो या आपके सर के पास क्लिनिक में देखा हो? हेलो सर। हम्म
हा सर, सध्या म्हणजे जी वातावरणामध्ये सध्या एक जी उष्णता वाढली आहे, शरद ऋतू जसं चालू होतोय, तसं सर पेशंटमध्ये सकाळी जी काही काही पेशंटमध्ये डायरेक्ट चक्कर येणं, डोकं दुखणं, अचानक पडणे, हम्म आणि तोंडाला आम्लता येणे जास्त, हम्म आणि चक्कर हम्म येऊन पडतात. मग आपल्याला गावाकडचे सगळे लोक समजा घाबरतात, त्या गोष्टी करतात आणि त्यांना क्लिनिकला वगैरे घेऊन जातात. मग अशा कंडिशन मध्ये सर आपण काय केलं पाहिजे त्या ठिकाणी जर असतं तर? आम्लता प्रधान असेल तर नक्कीच सूचेकरचा वापर होतो, हम्म. तात्कालिक पण आणि म्हणजे लॉन्ग टर्म मध्ये पण. अम्लता प्रधान नहीं रहेगी तो सिर्फ तात्कालिक के सिम्टोमेटिक के हिसाब से भी यूज कर सकते हो, पर वो उसका लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट में सूचेकर रहेगा नहीं, या वो सोचना पड़ेगा। कारण सर पित्त वाढलं की त्यांना असे चक्कर येते, समजा त्यांना हे पण असतं, हिस्ट्री पण हाँ, असते तो ये पित्ताची. पक्के सूचेकर की केस है, ये तो बहुत कॉमन और फेमस यूज है सूचेकर का पित्तज भ्रम के हम्म. लिए। आणि ते सर सकाळीच का होतं तसं, म्हणजे सकाळी चक्कर काय येते पेशंटला? सध्या मी 4-5 केसेस तशा बघितल्या की अचानक चक्कर येऊन पडणे. मग सध्या ते उपवास आदल्या दिवशी उपवास वगैरे करणे, हे हाँ, हेतू घडल्यामुळे होत यस असेल यस का? मालय, यस यस मुझे भी वही लग रहा है, क्योंकि अभी जो सीजन चल रहा है उसमें काफी बड़ा हेतु है ये, श्रावण महिना वगैरे कि आहे. एक तो अनशन भी हेतु होता है काफी लोगों का, और हम्म. विषमाशन भी हेतु होता है, क्योंकि उपास के नाम पे बहुत कुछ खा लेते हैं लोग, तो दोनों में हम्म. से कुछ ना कुछ होगा। हम्म. उपवास करून पण जे शेतात जाणारे लोक ते उपवास करतात आणि त्या दिवशी खूप काम पण करतात. हाँ, तो फिर असं पण ये राहतं. क्लासिकल शुदावेगा अवरोध का केस है ना। तो शुदावेगा हम्म. अवरोध में जो चिकित्सा बताई है उस हिसाब से चिकित्सा उसकी आइडियल चिकित्सा होगी। टेम्पररी हाँ. आपको भ्रम कम करना है, दाह वगैरह कम करना है, तो आपने अच्छे अनुपान के साथ सूचे कर दिया तो हम्म. अच्छा काम करेगा वो। या फिर जो अभी अग्निमांद्य हो गया है पेशेंट को नशन की वजह से, तो जो अभी मतलब आहार वो लेगा तो वो उसका अच्छे से पचन हो, उसका विदाह ना हो, इस हिसाब से भी आप सूचीकर यूज कर सकते हो इस केस में। बरोबर. और इस केसेस में ऐसा होता है कि पेशेंट को खाने के बाद अच्छा लगता है, बहुत हाँ, से क्योंकि केसेस वो में ऐसा शुदा होता है। वेगा अवरोध ही है ना। हाँ एग्जैक्ट, यही यही एक बात थी कि पेशेंट सुबह खाते नहीं है। हम पहले हमारे इसमें पहले भी ये आया है कि आप पहला जो खाना खा रहे हो वो पेट भर के हम्म खाओ, कि हम्म रसायन काल में हम जो बोलते हैं कि सुबह रसायन काल इतने बजे खाना है, कि वो अच्छा अग्नि अच्छा रहता है, पित्त अच्छा रहता है, बल अच्छा रहता है, ताकि वो अच्छे से पच सके, सर्व धातु को पहुंच सके। इसके लिए हम उसके बारे में सोचते हैं कि वो सुबह जो पित्त है, जो भी अग्नि है वो अच्छा है, तो वो हमें शरीर को अच्छा लगे। इसके लिए वो पित्त का अगर यूज नहीं हुआ कि ठीक है हमने खाना, ऐसे केसेस बहुत देखे, हम दिखते होंगे, अभी भी देखते हैं हम। ससुर में थे हम तभी हमने सर देखे थे कि बहुत लोग उठते हैं तो बोलते हैं कि खाना भी नहीं खाया है और फिर हम पित्त की उल्टी करते हैं तो फिर अच्छा लगता है, और फिर ऐसे बोलते हैं कि खाना खाने के बाद में कि हाँ ठीक है सेटल हो जाता है। हम्म। और एक परिणाम शुल्क की सर मैं केस देखी थी मैंने जब क्लिनिक में था तब, कि एक पेशेंट थी, एज 19 ईयर्स थी, और उसको भी खाने के बाद में एक 15-20 मिनट बाद ही ऐसा होता था। तो उस वक्त सूचशेखर का यूज देखा था मैंने कि हाँ उसको हो रहा है, उससे फर्क पड़ रहा है। और सूचशेखर और सर ने शायद भाल दिया था अनुलोमन के हम्म। हिसाब से और इसके हिसाब से, और सूचशेखर मतलब पित्त के हिसाब से। तो उसमें मैंने एक केस देखी थी कि परिणाम शुल्क में उसका यूज हो रहा है ऐसा। ओके। हम्म। हेलो। हाँ बोल।
हाँ, एक बात ऐड करनी थी कि जैसे सुवर्ण सूतशेखर और सादा सूतशेखर मार्केट में आता है, तो सूतशेखर में अभी सुवर्ण है ऐसा गृहित धर के आपको मतलब आगे की चिकित्सा करनी है, तो उसमें सुवर्ण और ताम्र जो कॉम्बिनेशन आया है उसका स्पेसिफिक जो ये है वो है विरुद्ध अन्न गरवेश सेवन चिकित्सा। जन्य व्याधि। ओके, और अम्ल पित्त के निदान की शुरुआती विरुद्ध वर्ड से होती है। बिल्कुल। ओके, सो चरक। उसमें हाँ हाँ, उसमें सुवर्ण है ये समझ के अगर आप सादा सूद दे रहे हो और विरुद्ध अन्न की हिस्ट्री है पेशेंट में, तो फिर थोड़ा सोचने की बात है। और दूसरा एक चीज की विरुद्ध अन्न किस, अभी इतने सारे विरुद्ध आए तो उसमें से किस प्रकार का विरुद्ध है और उसमें से कौन से गुण उड़ते हैं, ये बाकी का बाद में हुआ। लेकिन ताम्र और सुवर्ण का ये स्पेसिफिक जो इंडिकेशन है वो ध्यान में रख के आप चूज करो कि साधा देना है कि सुवर्ण सूद देना है। हाँ, क्योंकि चरक गरवेश चिकित्सा में बताया गया है कि ताम्र चूर्ण से वमन करके रुच शुद्धि होने के बाद सुवर्ण का यूज करना है रसायन के लिए। तो ये जो चरक के टाइम से चलता हुआ क्लासिकल कॉम्बिनेशन है ताम्र और सुवर्ण का, तो वो सूतशेखर में दिखता है हमें। तो सूतशेखर विरुद्ध आहार के लिए एक काफी अच्छा कल्प है, ऐसा सोच के उसका चिकित्सा में उसका यूज हो सकता है। और एक बात है कि चरक का अभी टॉपिक निकला ये ताम्र और स्वर्ण की वजह से, तो चरक सबसे पहले पारद का यूज ये चरक में ही आया है कुष्ठ चिकित्सा में। पारद, गंधक, शिलाजीत और हीरक, इन चारों के कॉम्बिनेशन से सभी कुष्ठों का अच्छी तरह से हरण होता है और शरीर दृढ़ बनता है, ऐसा चरक में पहली बार मेंशन है। तो बहुत लोगों को ये मतलब ऐसी समझ रहती है कि चरक सुश्रुत वाग्भट में पारद का कुछ यूज नहीं है, तो चरक ने ही पहले कुष्ठ में पारद बताया है। तो उस हिसाब से भी आप पारद को सोच सकते हो कि कुष्ठ में क्या क्या दोष दुष्ट समूर्छना है, तो वो उसमें पारद क्यों बताया, उस हिसाब से पारद के क्या क्या गुण रहेंगे, ऐसा भी एक सोचने वाली बात है। हे मल्हार, ये जो हम्म खनिज औषधि का इस्तेमाल जो आता है ना, हम्म जो बृहत्त्रयी में, वो बहुत ही कम जगह पे आता है। तो मुझे हमेशा ऐसा मेरा थॉट प्रोसेस है कि हम्म खनिज औषधि मतलब रस औषधियों का इस्तेमाल और जो काष्ठ औषधि है इनका इस्तेमाल, ये हम्म। दोनों पैरेलली उस जमाने में जो चलते थे। और मतलब ये बिल्कुल, कह सकते हैं कि हाँ, और एक्सपर्टीज उस संप्रदाय हिसाब के से, हिसाब से। हाँ, संप्रदाय के हिसाब से, कि रस शास्त्रकार हम्म। पूरी तरह से अलग उनका एक सेक्शन हुआ करता था और काष्ठ औषधि वाले का अलग संप्रदाय हुआ करता था। और फिर हमने हम्म। एक 1800 शतक के बाद ये इसका ब्लेंड हमें ज्यादा दिखाई देता है कि मतलब एक मोस्टली 1800 या फिर नागार्जुन के बाद अगर देखा जाए, छठी सदी के हम्म। बाद तो वो दिखाई देता है। तो फिर भी कुछ कुछ वनस्पति, कुछ कुछ द्रव्य जो है वो फिर भी दिखाई हम्म। देते हैं इसमें, चरक सुश्रुत वागवट में। तो उसका इस्तेमाल स्पेसिफिकली किया जाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब कोई वनस्पति शास्त्र वाला अगर किसी धातु का अगर वहां पे वाहवाही कर रहा है, तो उसका एज अ प्रैक्टिशनर उसको बहुत ज्यादा फोकस करना चाहिए। ये फोकस करना चाहिए, क्योंकि उसने अगर कोई XYZ बता रहा है कि नहीं भाई ये अच्छा ही है, तो हमारी सोच में हम्म वो होना चाहिए कि अरे ये वनस्पति शास्त्र वाला जो पहले हमें घृतो और यही बता रहा था, अचानक से पारद जैसा कल्प क्यों बता रहा है। हम्म। हम्म। मतलब उससे कुष्ठ में पारद का यूज हाईलाइट हो रहा है बेसिकली। यस। हाँ। हम्म। राइट। मधल्या ह्याच्यात मी नव्हतो, पेशंट बघत होतो तो। हम्म। ओके, बाकी अक्षय और कुछ शेयर करना है तो बताओ, और बाकी लोगों को कुछ। अभी थोड़ा आउट ऑफ टॉपिक हो गया क्योंकि बीच में पेशेंट चल रहा था। तो फिर भी हम्म हम लोग अभी आगे भी वनस्पतियां जब करेंगे ना एक एक,
तो मैं चाहूंगा कि वनस्पति जब भी पढ़ते हैं तो क्या है ना कि ये सब अभी हमने सुच्छेकर पढ़ा या कोई कल्प पढ़ा या कोई वनस्पति पढ़ी, तो गुणात्मक हम देखते हैं तो गुणात्मक सिर्फ रहता ही नहीं है। ये चीज भूलनी नहीं चाहिए कि सिर्फ गुण नहीं है, उसका गामित्व भी है। मतलब कि वनस्पति कोई, अभी हमने भृंगराज जैसे देखा कि वो रुक्ष है, उष्ण है और तिक्त कषाय है। तो ऐसी बहुत सी वनस्पतियां जो रुक्ष है, उष्ण है, तिक्त कषाय है, पर इसका गामित्व कौन से स्रोतों पे जा रहा है, कौन से धातु पे जा रहा है, कौन से व्याधि पे जा रहा है, ये देखना इंपॉर्टेंट है। क्योंकि क्या हो जाता है कि ये चीज अगर हम ये यूज नहीं करते, क्योंकि ग्रंथकार ने उसके अंदर कोई व्याधि लिखी हुई है, तो वो बहुत ही सोच समझ कर उसमें व्याधि वो लिखी हुई है, तो वो उस धातु या उस दोष की उस अवस्था पे काम करता है। तो इसके बारे में भी मुझे लगता है कि थोड़ा सा हम थोड़ा और वनस्पतियों के बारे में जब बात करेंगे, कि अभी हमने सिर्फ भृंगराज पढ़ा है, तो मैं अगली बार जब हम बात करेंगे तो कोशिश करेंगे कि दो सेम गुणात्मक वाली वनस्पतियां, पर उनकी फलश्रुति में व्याधियां पूरी तरह से कंपैरेटिव। अलग, उसका कंपैरेटिव थोड़ा पढ़ाई करेंगे, तो एक थोड़ा सा और हमारा एक्सपोजर अच्छी तरह से हो जाएगी। गुरु गुरु मतलब गुरु स्निग्ध शीत, ऐसी बहुत सी वनस्पतियां हैं जो कुछ जो है वो रसवों पे जा रही है और कुछ है शुक्रवों पे जा रही है और कुछ मांसों पे जा रही है, तो ये और उसकी फलश्रुति में व्याधियां ही पूरी बदल जाती है। तो ये थोड़ा सा क्या है ना कि वनस्पतियों के इस्तेमाल करते समय ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है। राइट। हम्म। ठीक है मग बोलला आजचं। यस। ओके। यस। और, और कोई क्वेश्चन है किसी को, तो कुछ बताना चाह रहा है कोई? ठीक है मग मतलब लीव करूँ? या यस चलो। चलो। गुड नाइट गुड एवरीवन, नाइट। चलो। हाँ गुड नाइट, बाय।